तो बच्चों अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो चैप्टर चल रहा था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो किस तरह से इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। 5 ग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 100 डाइन का बल 10 सेकेंड तक लगाया जाता है। तो बताइए वस्तु का वेट क्या होना चाहिए, और वेट का मान भी देखिए सेंटीमीटर पर सेकेंड में है। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन ए निकालना होता है। तो आप कह रहे हैं एक्सेलरेशन ए निकालने का मतलब होता है बल बटे द्रव्यमान, बल हो गया 100 डाइन, द्रव्यमान हो गया 5 ग्राम। तो एक्सेलरेशन ए बराबर कितना हो जाएगा, कहना एक्सेलरेशन ए बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इन्होंने बोला है 10 सेकेंड बाद वस्तु का वेट बताइए। अब आप मुझे बताइए अगर मैं 10 सेकेंड बाद वस्तु का वेट पूछूं तो v बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u प्लस एटी। प्रारंभिक वेलोसिटी 0, एटी वैल्यू 20, 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी पूछी है, फाइनली वेलोसिटी बताइए कितनी हो जाएगी, 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारे सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड के साथ जाएगा। ठीक है, चलो और आगे देखिए अगला क्वेश्चन। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का वाहन 100 किलोग्राम द्रव्यमान का वाहन 5 मीटर पर सेकेंड वेट से गतिशील है और 8/10 सेकेंड में रोकने के लिए विपरीत दिशा में लगाया जाएगा बल। बच्चों ये भी तुम्हारा उससे सॉल्व हो जाएगा, F बराबर m इंटू ए से सॉल्व हो जाएगा, यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखिए, इन्होंने बोला है कि बताइए विपरीत दिशा में कितना बल लगाएगा, तो कहना F बराबर m इंटू ए लगा दो सर, सीधी सी बात। तो आप बताइए द्रव्यमान कितना है, कहना द्रव्यमान तुम्हारा 100 किलोग्राम है, आप 100 kg द्रव्यमान रख दीजिए। अब अगर इन्होंने एक्सेलरेशन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन को आप अलग से निकाल लो। देखो हमें वेलोसिटी को रोकना है, गतिशील पिंड को रोकना है, साफ साफ लिखा है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी बटे समय, ऐसा करते हुए आप एक्सेलरेशन निकाल दो। तो पहले वेलोसिटी कितनी थी सर, 5 मीटर पर सेकेंड की, रोकना है अंतिम वेलोसिटी 0, 5 माइनस 0 5, और रही बात समय, समय सर 8/10 सेकेंड। ये देखिए ऐसे ऊपर जाएगा। तो बताइए एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा सर, एक्सेलरेशन आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप एक्सेलरेशन का मान 50 यहां रख दीजिए, रख दिया। अब एक्सेलरेशन का मान जैसे ही आपने 50 यहां रखा तो आप मुझे बताइए फटाफट फोर्स कितना हो जाएगा। सर देखो फोर्स का मान आ जाएगा 5000 न्यूटन, ये दोबारा फोर्स आ गया। ओके, तो कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो देख लीजिए कैसे लगाना है उसको, एकदम आसान कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन नंबर 8 के साथ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ये गोली वाला सवाल है कि गोली कितना अंदर धसती है, धसने वाला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सवाल। एक गोली किसी लक्ष्य पर चलाई जाती है, जो लक्ष्य पर 30 सेंटीमीटर धसने के बाद उसका प्रारंभिक वेग आधा हो जाता है। बड़ा अच्छी बात, इन्होंने ये बोला कि एक गोली किसी लक्ष्य पर चलाई जाती है, लेकिन जैसे ही गोली लक्ष्य पर कितना धसती है सर, 30 सेंटीमीटर अंदर धसती है। ध्यान से सुनना, कितना सेंटीमीटर सर, 30 सेंटीमीटर अंदर धसती है। तो बच्चों उसकी वेलोसिटी जस्ट आधी हो जाती है। जस्ट क्या हो जाती है, आधी। अब मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं। जब भी कभी धसने वाला सवाल आपके सामने आए, गोली धसने वाला सवाल, तो आपको हमेशा याद रखना होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि गतिज ऊर्जा में जो भी परिवर्तन होने वाला है, गतिज ऊर्जा में जो भी परिवर्तन होने वाला है वो बल द्वारा किया गया कार्य यानी F इंटू एक्स के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन बल इंटू एक्स इसके समानुपाती होता है। तो आप मुझे बताइए यहां से गोली का द्रव्यमान सर ये तो बदलेगा नहीं, ये कांस्टेंट है, बल वो भी कांस्टेंट है। तो हुआ क्या कि जो भी चेंज इन वेलोसिटी का स्क्वायर है वो देखिए अंदर चली गई दूरी के समानुपाती है। चेंज इन वेलोसिटी का स्क्वायर अंदर दूरी के कैसा है, समानुपाती। अब देखो 30 सेंटीमीटर धसने के बाद वेलोसिटी आधी हुई। वेलोसिटी आधी होने का क्या मतलब हुआ सर, पहले वेलोसिटी को आप v मानो, बाद में वेलोसिटी v/2, यही तो है। फिर ये बोला जा रहा है तो विराम अवस्था में आने से पहले वह कितना और धसेगा, कितना और धसेगा। तो मान लीजिए x और धसेगा, लेकिन x और धसने के बाद वो विराम अवस्था में आ जाएगा। दैट मीन्स यहां पर जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। और आपने ये कॉन्सेप्ट बताया सर कि जब भी कभी अंदर धसता है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन F इंटू एक्स के बराबर होता है, यही तो बताया। हाँ, इससे मैंने निकाला कि डेल्टा v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x। अब बहुत ध्यान से सुनना, यहां वेलोसिटी में स्क्वायर देखो, v स्क्वायर कैसे लिखते हैं, पहले वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस बाद वाली वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बटे 4, ऐसे डिवाइड बाई फिर v स्क्वायर बटे 4
माइनस 0, ऐसे हमने किया। पहले कितना धसी 30 सेंटीमीटर, बाद में कितना धसी x, यहां से x निकाल लो, ठीक है, यहां से क्या निकाल लो x। और फिर भी आपको ये बड़ा कठिन लगता है कैलकुलेशन करना, तो इसका एक और तरीका है मेरे पास, धासु तरीका ये है कि आप एक काम करो सर, वेलोसिटी को v ना मानो, v मानने से मेरी कैलकुलेशन टफ हो रही है। पहले वेलोसिटी मान लो 2, आधी हो रही तो 1, यहां पर 0, ऐसे मान लो। अब और भी आसान हो जाएगा आपके लिए, कैसे, डेल्टा v स्क्वायर, मतलब पहले वेलोसिटी का स्क्वायर, देखो ये क्या होता है, ये v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 8, तो 4 माइनस 8 3, 3 से अंदर धसी 30 सेंटीमीटर, समझो। फिर यहां 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 माइनस 0 1, अब कितना धसेगी ये तुमसे पूछ रहा है। अब तो आसान हो गया यार, सीधा सीधा डिवाइड करा दीजिए दोनों का, तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि यहां से x बराबर जो निकल के आएगा वो 10 सेंटीमीटर निकल के आएगा। ये तुम्हारे सवाल का सही उत्तर है। जब मैंने v और v का आधा किया था तो सवाल मेरे लिए बड़ा टफ हो गया था, मैंने देखा था बड़ा उल्टा सीधा डेटा बन गया था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, रेशियो लेना है। और रेशियो की खास बात क्या होती है कि हम वहां नंबर मान के भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 2 और 8 मान लिया, आधा हुआ, यहाँ 0, हाँ सवाल सॉल्व। तो 2 का स्क्वायर 4, तो डेल्टा v स्क्वायर था, माइनस 8 का स्क्वायर 8, 4 माइनस 8 3। सेम तरीके से 8 का स्क्वायर 8, 0 का स्क्वायर 0, 8 माइनस 0 8, सवाल सॉल्व हो गया, है ना। तो कभी भी सवाल को हम बड़ा होने नहीं देंगे, विश्वास मानिए, मैं आपको कभी भी सवाल बड़ा नहीं होने दूंगा। अगला सवाल देखिए, किसी द्रव्यमान पे लगने वाले बल F का मान इन्होंने दिया है। बच्चों कई बार बल इस तरह से वेक्टर फॉर्म में दिया जाता है। अब बोला जा रहा है उत्पन्न त्वरण सर इतना है, बताइए वस्तु का द्रव्यमान कितना होना चाहिए। तो मेरे भाई एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं F बराबर क्या होता है, कहना F बराबर सर देखो m इंटू ए होता है, लेकिन इन्होंने F का जो मान है ना वो वेक्टर फॉर्म में दिया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं ना। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं कितना मैग्नीट्यूड होगा, तो कहना सभी का स्क्वायर काटे जोड़ दीजिए और अंडर रूट ले लीजिए। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 100, 10 का स्क्वायर 100, तो ये जोड़ने के बाद अंडर रूट 200 हो जाएगा, और अंडर रूट 200 कितना होता है, 10 रूट 2 होता है। बताइए 10 रूट 2 होता है ना। तो मैं एक काम करता हूं, F बराबर m इंटू ए को फिट करता हूं और यहां पर फिट करता हूं 10 रूट 2। बताइए m कितना है सर, m अच्छा मुझे निकालना है, और एक्सेलेरेशन कितना है 1, तो फाइनली मुझे बताइए m बराबर कितना होगा 10 रूट 2। ये सवाल का सही आंसर है, द्रव्यमान बराबर 10 रूट 2 kg, ये सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। कठिन नहीं है, एकदम आसान कॉन्सेप्ट। चलो अगला वाला क्वेश्चन, ये सवाल बड़ा प्यारा है, मतलब आप ये वाले सवाल को लगाइए और विश्वास बनिए बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है ये वाले सवाल को लगाने के बाद, ठीक है। एक बार सब लोग ट्राई भी करें, जितने भी लोग बैच को देख रहे हैं। सवाल देखिए क्या है, 250 ग्राम गेंद को एक बल्ले से 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से टकराती है और तथा 0.01 सेकेंड में समान वेग से वापस लौट जाती है। मतलब ये टकराने वाला सवाल है और वापस लौटने वाला सवाल है, इसमें थोड़ा ध्यान देना होगा भाई। पहले देखिए बॉल आई, टकराई, और कितने वेट के साथ टकराई, 10 मीटर पर सेकेंड के वेट से टकराई, और टकराने के बाद समान वेट के साथ वापस हो गई। कई बार आपको समान वेट बोलेगा और कई बार डिफरेंट वेलोसिटी भी बोल देगा, है ना। ये पूरा प्रोसीजर कितने समय में होता है, 0.01 सेकेंड में होता है। तो गेंद द्वारा बल्ले पर आरोपित बल तुमसे पूछ रहा है, तो बल तो हम बाद में निकालेंगे, पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जब हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं बच्चों, तो यहां पर चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम होता है। सब लोग क्लियर है ना सर, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम होता है, मतलब वेलोसिटी होता है। और वेलोसिटी में क्या होता है कि वेलोसिटी एक सदिश राशि होती है, तो एक डायरेक्शन को प्लस एक को माइनस। तो बच्चों ये वाला मान हम प्लस में मानेंगे राइट साइड है, ये वाला मान माइनस में मानेंगे लेफ्ट साइड है। तो जब मैं परिवर्तन निकालूंगा दोनों के बीच में, तो मैं क्या कहूंगा कि 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड मुझे रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको समय कितना है सर, समय है 0.1 सेकेंड। चलो पहले मैं वेलोसिटी में परिवर्तन ही डायरेक्ट आपको बता दूं। तो बच्चों एक बात मुझे बताइए, अगर मैं वेलोसिटी में परिवर्तन पूछूं कितना आएगा, तो 10 माइनस माइनस 10, तो वेलोसिटी में आने वाला परिवर्तन सर 20 मीटर पर सेकेंड होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा ना भाई, वेलोसिटी में परिवर्तन कैसे क्या करना है ना। तो वेलोसिटी में मैंने परिवर्तन बता दिया कि सर देखो ऐसा परिवर्तन होने वाला है, ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे फोर्स निकालना है, तो फोर्स बताइए F बराबर कितना होता है,
कहना F बराबर होता है m इंटू ए और ए टी जगह पे डेल्टा V डिवाइड बाई डेल्टा टी। द्रव्यमान कितना है बॉल का 250 ग्राम है। 250 ग्राम का मतलब होता है 8/4 kg। चेंज इन वेलोसिटी 20 और समय कितना है सर, समय है 0.01 सेकेंड। बस यहां से सवाल सॉल्व। जल्दी से देखिए कैसे आंसर निकाला जाएगा। तो कहना अगर आंसर निकालना है सर आपको, तो आपको क्या करना है, 4 से इसको कैंसिल कीजिए 5 बार, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर बढ़ाएंगे। तो बताइए बल्ले पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा सर, 500 न्यूटन होगा। खिलाड़ी को इतने ही बल द्वारा बल्ला घुमाना पड़ेगा, इतने ही बल द्वारा बल्ला घुमाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6वां सवाल क्या, ध्यान सुना। बोला जा रहा है कि 10 न्यूटन का एक बल 20 ग्राम के द्रव्यमान की एक वस्तु पर 10 सेकेंड के लिए टाल करता है, संवेग में परिवर्तन बताइए। अच्छा सवाल है बच्चों, संवेग में परिवर्तन पूछ रहा है तो डायरेक्ट मैं फोर्स बराबर डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी लगा दूंगा। संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, बताइए, पता है ना। तो संवेग परिवर्तन मुझे बोल रहा है, बल कितना है सर, बल है 10 न्यूटन का, संवेग में परिवर्तन मुझे निकालना है और 10 सेकेंड ये रहा। तो जल्दी बताइए संवेग में परिवर्तन कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा न्यूटन सेकेंड। मुझे यहां पर इस द्रव्यमान का कोई भी लॉजिक नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन सेकेंड। अच्छा, न्यूटन सेकेंड को ही हम लोग किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7वां, काफी बेहतरीन सवाल। क्वेश्चन नंबर 7वां बोला जा रहा है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक टुकड़ा 1.5 मीटर पर सेकेंड के वेग से 36 दिशा में घूम रहा है। द्रव्यमान को थोड़ी देर के लिए मारिए गोली, उसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है ना, वो हम निकाल लेंगे। फिर बोला जा रहा है कि एक टुकड़ा है मेरे पास और ये टुकड़ा बताइए कितने मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ, सर 1.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ 36 दिशा में घूम रहा है, 36 दिशा में ऐसे, है ना। फिर क्या बोल रहा है, 5 न्यूटन का एक लंबवत बल इस पर 4 सेकेंड के लिए टाल करता है। तो बोला जा रहा है तो उस बिंदु से जहां से बल टाल करता है डुटके की दूरी बताइए, ये सवाल है। तो पहले आप मुझे ये बताइए 4 सेकेंड के लिए इस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स काम करता है, तो आप ये बताओ ये 4 सेकेंड के लिए 5 न्यूटन का बल काम करता है, क्लियर है। तो आप पहले ये बताओ इस बल के द्वारा इसको कितना एक्सेलरेशन मिलेगा, कितना त्वरण मिलेगा। कहना इस बल के द्वारा त्वरण निकालना है तो ए बराबर सीधा सीधा बल बटे द्रव्यमान कर दो, और बल बटे द्रव्यमान कर देंगे तो बताइए इस बल के द्वारा कितना त्वरण मिल जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन कितने सेकेंड के लिए, 4 सेकेंड के लिए। तो बच्चों एक बात बताइए, अगर मान लीजिए ये इसकी प्रारंभिक पोजीशन थी, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, 4 सेकेंड के लिए, 4 सेकेंड के लिए अगर ये बल ना लगा होता, अगर ये बल ना लगा होता तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मोशन हो ही रहा था और होता भी रहता, है ना। तो 8 सेकेंड में 1.5 मीटर चल रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो 4 सेकेंड में कितने मीटर आगे बढ़ जाता, 6 मीटर, सर 6 मीटर आगे बढ़ जाता अगर ये बल ना लगा होता। फिर अगर ये बल लगा है तो परपेंडिकुलर बल लगा है तो परपेंडिकुलर में भी कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा। तो परपेंडिकुलर में दूरी निकालनी है सर, तो मुझे गति का समीकरण लगाना पड़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन आ चुका है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन प्रारंभिक वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में तुम्हें 0 माननी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि बल लगने के बाद ही तो ऊपर चलना शुरू करेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, उसको मैंने कैलकुलेट भी कर लिया, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में प्रारंभिक वेलोसिटी 0 माननी पड़ेगी, इसलिए सीधा सीधा हाफ at स्क्वायर लगाइए इसमें। हाफ a की वैल्यू कितनी, सर a की वैल्यू वर्टिकल डायरेक्शन में 1 मानी, 4 का स्क्वायर 16। देखो तो फाइनली मुझे बताइए इस डायरेक्शन में चली गई दूरी 16/2 8 मीटर। देखो ऊपर वाली डायरेक्शन में चली गई दूरी 8 मीटर, क्लियर। लेकिन आपको घुटने की दूरी बतानी है 4 सेकेंड बाद, तो घुटने की दूरी 4 सेकेंड बाद यहां से लेके ये विस्थापन बनेगा, यही तो विस्थापन दूरी बनेगी घुटने की, क्योंकि घुटने की पोजीशन ये। तो चली गई दूरी तुमसे नहीं पूछ रहा है, तुमसे पूछ रहा है घुटने की दूरी कितनी होगी, है ना ये। तो फाइनली बताइए इन दोनों का मिला के कितना आ जाएगा, तो कह देना इन दोनों का मिला के 10 मीटर, 8 और 6 हमारा 10 मीटर, ऑप्शन नंबर ए के साथ उत्तर जाए। तो काफी बढ़िया सवाल था और हमने काफी स्पीड में भी सॉल्व किया, आप देख लीजिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बड़ा आसान सवाल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। न्यूटन की गति के नियम, इन्होंने बोला है न्यूटन की गति के तृतीय नियम में बताइए किसका संरक्षण होता है। बच्चों ये बोला जा रहा है कि बताइए तृतीय नियम में किसका संरक्षण होता है। तो आपको न्यूटन के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम मैंने तीनों पढ़ा रखे।
हालांकि प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम में अगर पूछा जाए तृतीय नियम किसके संरक्षण पे काम करता है, तो ध्यान रखना ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है। न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है वो सर संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूटन के तीसरे नियम में कहा गया था कि जो भी एक्शन और रिएक्शन होती है वो विपरीत दिशा में काम करती है और बराबर भी होती है ना। तो ध्यान रखना ये जितने भी सिद्धांत है, जैसे कि रॉकेट का उड़ना, रॉकेट जब भी कभी उड़ता है तो पीछे की ओर एक धुएं का संवेग होता है तो आगे रॉकेट का संवेग होता है, पता है ना। तो ये सब हमारा संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है और यही तुम्हारा न्यूटन का तीसरा नियम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, 9वां नंबर, अच्छा सवाल है, डायरेक्टली सॉल्व होगा। एक किताब मेज पर रखी है, बोला जा रहा है किताब को मेज पर क्रिया तथा मेज की किताब पर प्रतिक्रिया के बीच का कोण बताइए, है ना। जैसे कि मान लीजिए ये रही तुम्हारी मेज और इस मेज पर क्या है बच्चों, इस मेज पर रखी हुई है एक किताब। तो बच्चों किताब का एक भार W नीचे की ओर काम करता है और जो भार W नीचे की ओर काम करता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्शन, और इसकी जो रिएक्शन ऊपर की ओर काम करती है इसी को बोलते हैं प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन। तो बच्चों एक्शन और रिएक्शन हमेशा विपरीत दिशा में होते हैं, सेम डायरेक्शन में नहीं होते, विपरीत डायरेक्शन में होते हैं। यही रीजन है दोनों के बीच का कितना एंगल होगा सर, दोनों के बीच का 180 डिग्री एंगल बताया जाएगा, 0 डिग्री नहीं, विपरीत दिशा की होने की वजह से 180 डिग्री का एंगल बताया जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सवाल अच्छा है, एक्चुअली में ये सवाल आया हुआ सवाल है, ये शायद ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। सवाल देखिए क्या है, 1000 किलोग्राम की एक गाड़ी घर्षण क्षैतिज पटरी पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। बहुत ध्यान सुनना, मतलब मेरे पास एक गाड़ी है और उस गाड़ी का जो वजन है वो कितना वजन है, तो बच्चों उस गाड़ी का वजन है 1000 किलोग्राम और ये गाड़ी बताइए कितने वेलोसिटी के साथ चल रही है, तो कहा यह जा रहा है कि ये गाड़ी चल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की वेलोसिटी के साथ। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की वेलोसिटी के साथ आगे की ओर चल रही है, चलने दीजिए। फिर क्या बोला गया, 250 किलोग्राम का द्रव्यमान इस पर गिराया गया, यानी इस पे मैंने ऊपर से कितने किलोग्राम का द्रव्यमान गिराया सर, मैंने इस पर गिराया 250 किलोग्राम का द्रव्यमान। अब बच्चों एक बात बताओ, जब ये द्रव्यमान इस पे गिर जाएगा तो क्या इसकी स्पीड अभी भी उतनी रहेगी? नहीं सर, भारी हो गया, स्पीड कम हो जाएगी। तो अब जिस वेग से वह चलेगा वो स्पीड बताइए कितने वेग से चलेगा, ठीक है। तो स्पीड 50 तो नहीं होगी सर, 50 से कम होगी। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी तो किसी कीमत पे लगाना ही नहीं, गलत हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में क्या करना होता है, सिर्फ आपको पहले का संवेग बराबर बाद का संवेग लगाना होता है। तो पहले अकेले केवल गाड़ी थी ऐसे, तो गाड़ी कितने द्रव्यमान की थी, 1000 किलोग्राम की, और गाड़ी की वेलोसिटी 50। तो सिर्फ गाड़ी का संवेग कितना हो जाएगा सर, गाड़ी का संवेग हो जाएगा 1000 द्रव्यमान था, वेलोसिटी थी 50 बराबर। फिर जैसे ये पिंड इस पे आके गिर जाएगा तो द्रव्यमान 1000 प्लस 250 यानी 1250, और उस समय आपको बताना है कि वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, बस आपको ये वेलोसिटी निकालनी है। तो बच्चों 1 0 से 1 0 उड़ा दीजिए, 50 से ये 25 बार कैंसिल कर दीजिए, तो v डैश बराबर हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 40, 1000 डिवाइड बाई 25, और 1000 डिवाइड बाई 25 कितना होता है सर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। यानी जब वो पिंड गिर जाएगा इस पर तो उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगी। हालांकि इस पर ना कई सारे और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, एक पिंड की जगह 2-3 पिंड गिराए जा सकते हैं, समझो बात रो, है ना। तब पूछा जा सकता है कि भाई उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, उस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां नंबर। बोला जा रहा है न्यूटन गति के द्वितीय और तृतीय नियम किसके संरक्षण में काम करते हैं। यह आसान सवाल है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है संवेग संरक्षण का संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, यह न्यूटन के दूसरे नियम में पता चलता है। और तीसरे नियम में इसी बल को जीरो करने के बाद संवेग संरक्षण का सिद्धांत प्रूव किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना, न्यूटन का दूसरा नियम तीसरा नियम ये रेखीय संवेग संरक्षण पे काम करता है, लीनियर मोमेंटम। बच्चों एक कोणीय संवेग भी होता है ना, कोणीय संवेग भी होता है। कोणीय संवेग, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो वहां पर संरक्षण होता है कोणीय संवेग का। और याद रखना कोणीय संवेग जे बराबर एक तो आई इंटू ओमेगा होता है और दूसरा कोणीय संवेग जे बराबर एम इंटू वी इंटू आर होता है ना। तो ये तुम्हारा कह सकते हो रिजल्ट होता है, ओके। चलो और आगे देखिए, 12वां नंबर देखिए क्या है। 12वां नंबर देखिए क्या है, दिवाली पर छोड़े जाने वाला रॉकेट, ये अच्छा सवाल है, 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से
0.05 किलोग्राम डैशो को निष्कासित करता है। देखो जो आपका रॉकेट है ना वो प्रति सेकेंड जो है, पहले तो वेलोसिटी देखिए कितनी है सर, वेलोसिटी है 400 मीटर पर सेकेंड। फिर इन्होंने ये बोला कि प्रति सेकेंड 1 सेकेंड में कितने किलोग्राम की डैश, तो बच्चों 1 सेकेंड में 0.05 kg की डैश को बाहर निकालता है, और वो भी कितने सेकेंड में सर, 1 सेकेंड में बताता है। तो आपको बताना है कि बल का मान कितना होना चाहिए। निकल आएगा ना, बड़े आराम से निकल आएगा। कैसे सर? सर बल F बराबर होता है m इंटू ए, पीछे की ओर जो बल काम करता है वही आगे की ओर काम करता है, तो दोनों बल बराबर होते हैं। द्रव्यमान कितना है 0.05। चेंज और एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी 400 बटे टाइम का मतलब 1 सेकेंड, क्योंकि प्रति सेकेंड द्रव्यमान दिया गया है ना। मल्टीप्लाई कीजिए तो साफ साफ जो मुझे दिखाई दे रहा है वो 4 पंचे 20, और सब कुछ आपने एसआई पद्धति में रखा, मीटर पर सेकेंड में रखा है सब कुछ, है ना। तो आंसर किसके साथ जाएगा, 20 न्यूटन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 13वां, यह भी उसी तरह के सवाल है। 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले रॉकेट में ईंधन की खपत 40 किलोग्राम प्रति सेकेंड के हिसाब से हो रही है। ईंधन की खपत इन्होंने दे दी 40 किलोग्राम हो रही है, लेकिन कितने सेकेंड में हो रही है सर, 1 सेकेंड में हो रही है। एकदम ध्यान सुनना, रॉकेट 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड के गैस, ये गैस की वेलोसिटी है, ये गैस की वेलोसिटी है। तो बच्चों सारा कुछ ईंधन के बारे में या गैस के बारे में दिया है, तो यही डेटा आपको यूज करना है। रॉकेट के द्रव्यमान से मुझे कोई मतलब नहीं है, इस बात को पहले समझो। रॉकेट का द्रव्यमान से मुझे यहां कोई मतलब नहीं है। रॉकेट का द्रव्यमान कितना है 8000 kg है, मुझे रॉकेट के द्रव्यमान से कोई भी मतलब नहीं है। मुझे तो ये देखना है कि पीछे की ओर धुआं किस बल से निकल रहा है। देखो रॉकेट वाले केस में क्या होता है कि पीछे से धुआं जितने बल से निकलता है बच्चों, पीछे से धुआं जिस बल से निकलता है, वो तुम्हारा बल होता है एक्शन, और रॉकेट जिस बल से आगे बढ़ता है बच्चों उस बल का नाम होता है रिएक्शन। हालांकि ये दोनों बल, एक्शन और रिएक्शन बल, आपस में बराबर होते हैं। यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ था। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक बल निकालो, लेकिन बस ये है कि जब धुएं वाली कैलकुलेशन करो तो धुएं के पर पूरा डेटा लो, बल वाली कैलकुलेशन करो तो बल वाला, रॉकेट वाली कैलकुलेशन करो तो रॉकेट का पूरा डेटा लीजिए। तो ये सब धुएं का पूरा डेटा है, यानी ईंधन का पूरा डेटा है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां से सॉल्व करके बल की वैल्यू निकालू तो m इंटू ए, और ए की जगह हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम। बताइए, तो ये पूरी कैलकुलेशन धुएं के साथ हो रही है या ईंधन के साथ हो रही है? द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, वेलोसिटी में परिवर्तन कितना है 5 × 10⁴, और समय की वैल्यू है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के हिसाब से। तो 5 × 20, तो आप देखिए सॉल्व करने से 2 × 10⁶, सर इतने न्यूटन का आगे की ओर बल लगेगा। पीछे की ओर भी यही बल होगा, आगे की ओर भी यही बल होगा, है ना। तो 2 × 10⁶ न्यूटन का। अच्छा हाँ, अब इस बल से क्या पूछा जा सकता है सर? इस बल से ये जरूर पूछा जा सकता है, कि आप मुझे बताइए इसका त्वरण कितना होना चाहिए ऊपर की ओर। इस बल से ये जरूर पूछा जा सकता है कि इसका त्वरण कितना होना चाहिए ऊपर की ओर। तो बच्चों आप ये मुझे बताओ, रॉकेट है ये, रॉकेट, ध्यान से सुनना, ये रॉकेट है। आगे की ओर कितना बल काम किया F, जो कि मैंने निकाल लिया। पीछे की ओर इसका क्या काम करेगा mg, पीछे की ओर mg। तो नेट फोर्स बताइए कितना होगा? तो कहना नेट फोर्स सर हो जाएगा आगे की ओर F, पीछे की ओर रॉकेट का भार कैपिटल mg, और इसी को आप कैपिटल M इंटू एक्सेलेरेशन a के बराबर कर दो। आपको पता भी चल जाएगा रॉकेट कितने एक्सेलेरेशन से, कितने त्वरण से ऊपर जा रहा होगा। तो आगे की ओर 2 × 10⁶ 8000। बच्चों 8000 में क्या करो, g का मल्टीप्लाई करके उसको 10,000 बना लो, तो 2 × 10⁶। और रही बात कैपिटल M की, तो मैंने कहा इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 8000 × 10⁴, बात समझे। और यहां पर कह सकते हो सिर्फ द्रव्यमान है 10⁻³ इंटू a। तो भाई यहां से 10⁻³ को आप डिवाइड कर दीजिए, और जैसे ही 10⁻³ का डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 2 × 10⁻³ -10। इतना तुम्हारा एक्सेलेरेशन बन के आ जाएगा सामने, है ना। तो इस तरीके से आप एक्सेलेरेशन भी निकाल सकते हो, मतलब ये आगे की बात है ना।
बस आप सीट लीजिए, बाकी ज्यादातर क्वेश्चन को यहां तक ही सॉल्व करना था और आंसर आपका 2 × 10⁻6 आ चुका था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरे वाह बच्चों, ये वाला सवाल डायरेक्ट डेटा का है, हम लोग चाहे तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। एक्चुअली में ये क्वेश्चन लीवर से बिलोंग करता हुआ क्वेश्चन है, लीवर का, है ना। लेकिन आप इसको डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि ये 1-2 बार आया है, इसलिए आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि अगर एक दोषपूर्ण तुला के, तुला मतलब तराजू में दोनों भुजाएं समान हैं और वस्तुओं को एक पलड़े में डालने पर इसका वजन x और दूसरे पलड़े में डालने पर y है, लेकिन वो तराजू दोषपूर्ण है, तो याद रखना उसका जो एक्चुअल वजन होता है, यानी जो उसका वास्तविक भार होता है बच्चों, वास्तविक भार को निकालने का फॉर्मूला होता है रूट में xy। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और डायरेक्ट पूछा जाता है। आप इसको √xy, ये हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 8 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बात है, ये फुटबॉल वाला सवाल है और ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की फुटबॉल को एक खिलाड़ी किक मारकर 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील कर देता है और इन्होंने संपर्क समय भी दे दिया, तो बताइए बल का मान कितना होना चाहिए। सीधा सीधा सवाल है, सॉल्व हो जाएगा। आपको पता है कि द्रव्यमान F बराबर होता है m × a, और a की जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो कहना a की जगह पे लिखा जा सकता है ΔV/ΔT। यह वाला फॉर्मूला हर बार इस्तेमाल होता है। फुटबॉल का द्रव्यमान कितना है, देखिए फुटबॉल का द्रव्यमान है 0.5 kg, 0.5 kg यहां तुमने रखा। पहले खिलाड़ी जो फुटबॉल को लात मारता था, सर पहले फुटबॉल स्थिर अवस्था में थी, लात मारने के बाद 10 मीटर पर सेकेंड का वेग आ जाता, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10। और रही बात समय, तो समय है 1/50 सेकेंड, तो बच्चों 1/50 सेकेंड यहां पर रख दिया, ये देखिए, है ना। तो मेरे हिसाब से ये 10.5 से मल्टीप्लाई होगा, 50 ऊपर जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो 250 न्यूटन के आसपास आएगा। ये प्रश्न का सही उत्तर। देखो हम लोग ना ज्यादा कह सकते हो वो नहीं करेंगे कि किसी भी सवाल को लंबा खींच रहे, लंबा खींचने की मेरी आदत ही नहीं है और मैं आपको ना लंबा खिंचवाऊंगा। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जब आपको सवाल लंबा खींचने की आदत पड़ जाती है, तो बच्चों वही आदत तुम्हारे एग्जाम में लगी होती है, फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे कि अगला सवाल देखिए, विराम में स्थित 5 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 3 सेकंड के लिए 50 डाइन का बल लगता है, आवेग बताइए, इंपल्स बताइए। तो ये तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है बच्चों। आपको पता है कि जो इंपल्स होता है, आई होता है, वो F × समय में परिवर्तन। बताओ, F × समय में परिवर्तन, यही तो इंपल्स होता है, पता है ना। F कितना है, कहना सर F तो 50 डाइन है और कितने समय के लिए कहा जा रहा है, 3 सेकंड के लिए, तो बताइए इंपल्स का मान 150 डाइन आ गया ना बच्चों, 150 डाइन आ तो गया। लेकिन इन्होंने पूछा किसमें है, सर इन्होंने पूछा न्यूटन सेकंड में, मतलब चेंज करना पड़ेगा कुल मिला के। तो आप डाइन को न्यूटन बनाइए ना, तो आपको पता है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो कहना 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन होता है। लेकिन इन्होंने उल्टा पूछा है, उल्टा का मतलब इन्होंने 1 डाइन में पूछा है, तो 1 डाइन में कितना न्यूटन हो जाएगा, कहना 1 डाइन में सर 10⁻5 कर दो, तो फाइनल जो आंसर जाएगा वो 150 × 10⁻5 सर न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। एक्चुअली में ये आंसर आएगा डाइन सेकेंड में, ये आंसर किसमें आएगा, डाइन सेकेंड में, क्योंकि समय का भी तो मल्टीप्लाई किया, अब न्यूटन सेकेंड बन गया। अब देखो ऐसा दिखने वाला मेरे पास उत्तर कौन सा है, -3 को इधर, -2 को इधर भेज दीजिए, तो 1.5 × 10⁻³ और आगे क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। बताओ, तो इसका जो सही आंसर जाएगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां नंबर, किसी लिफ्ट में वस्तु का भार कम प्रतीत होगा जबकि लिफ्ट, देखो किसी लिफ्ट में वस्तु का भार कम प्रतीत होगा। अच्छा, कम प्रतीत होने का मतलब ये होता है कि फॉर्मूला लगना चाहिए, कम प्रतीत होता है इसका मतलब फॉर्मूला लगना चाहिए 1 - a/g, ये वाला फॉर्मूला लगना चाहिए। क्लियर। अब बताओ ये वाला फॉर्मूला कब लगता है, कहना ये वाला फॉर्मूला तब लगता है जब लिफ्ट त्वरण के साथ कहां आती है, नीचे आती है। बताइए, मैंने बताया ना, पढ़ाया ना। अब पूरे सवाल में देख लो, कहीं पर भी नीचे आने वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं, और वो भी समान वेग से। देखो समान वेग में तो सीधा सीधा R = mg होता है, समान वेग की तो चर्चा ही नहीं करना, इसमें तो सीधा सीधा R = mg होता है, चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे आए। लेकिन अगर मुझे कम प्रतीत कराना है भार को, तो मुझे नीचे लाना पड़ेगा, बल्कि दोनों आंसर मेरे ऊपर जाने वाले हैं। क्लियर। अब मेरे पास क्या चारा रह जाता है,
तो मेरे पास दूसरा चारा ये रह जाता है कि सर देखो ऊपर जाने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होता है R बराबर mg ब्रैकेट में 1 प्लस a बटे जी होता है। सर ये फॉर्मूला ऊपर जाने के लिए होता है, बट अगर मैं इसमें a की जगह पे माइनस कर दूं तो बताइए ये फॉर्मूले में नेगेटिव लग जाएगा, और नेगेटिव लग जाने की वजह से भार तुम्हारा कैसा प्रतीत होगा बच्चों, कम प्रतीत होगा। क्लियर। और नेगेटिव तो मतलब क्या होता है, मंदन। तो फॉर्मूला तुमने ऊपर जाने वाला लगाया, लेकिन ए का मान नेगेटिव हो जाने की वजह से, ए का मान नेगेटिव हो जाने की वजह से, ठीक है, माइनस में हो जाने की वजह से इसका जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, मंदन के साथ ऊपर जाती है। क्योंकि जैसे ए का मान नेगेटिव हुआ, बीच में नेगेटिव आया, भार कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। एक पिंड पर कार्य करने वाला बल उसके वेग के व्युत्क्रमानुपाती है। एक पिंड पर कार्य करने वाला बल उसके वेग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखो बड़ा अच्छा सवाल, इन्होंने बोला है कि कार्य करने वाला जो बल है वो उसके वेलोसिटी के व्युत्क्रमानुपाती, ऐसा बोल दिया। फिर क्या बोला जा रहा है, पिंड का वेट क्या होना चाहिए। ठीक है, पिंड का वेट क्या होना चाहिए। अच्छा, मुझे अभी जस्ट एक बात याद आ रही, अभी मैंने जब ये वाला चैप्टर शुरुआत की थी, स्पीड एंड वेलोसिटी थी, तो मैंने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। तो एक बच्चा मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके बोल रहा था कि सर आप ये बताओ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो सिलेबस में नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, फिर आपने क्यों पढ़ाया। तो मैंने उसको बस एक बात बताई कि सर देखो सिलेबस में भले ही नहीं बच्चों इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, लेकिन उसका इनडायरेक्टली वे से इतना इस्तेमाल होता है। अब जैसे कि ये वाला सवाल है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये वाला सवाल हम बिना इंटीग्रेशन बिना डिफरेंशिएशन के सॉल्व कर देंगे, नहीं सॉल्व कर पाओगे, इसलिए मुझे वहां पर थोड़ा सा बताना पड़ा। अब ये सवाल देखिए क्या है, इन्होंने बोला है कि एक पिंड पर कार्य करने वाला बल वेलोसिटी के वेग के व्युत्क्रमानुपाती है, और फिर वेग का ही संबंध किसके पदों में पूछ रहा है, सर समय के पदों में पूछ रहा है। अब ये बिना इंटीग्रेशन बिना डिफरेंशिएशन के सवाल सॉल्व ही नहीं हो सकता। फोर्स F बराबर क्या होता है सर, अगर, अच्छा एक बात बताओ, फोर्स अगर वेलोसिटी के समानुपाती है, फोर्स वेलोसिटी के समानुपाती है, तो कंफर्म है बच्चों कि जो एक्सेलेरेशन होगा वो वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि फोर्स बराबर m इंटू ए, m हटा दीजिए कांस्टेंट है तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v। अच्छा, a को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, a को लिख सकते हैं dv अपॉन dt, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v, ऐसा कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए जरा, क्या मैं इसको कैसे कर सकता हूं, इसको इधर ले जाके v इंटू dv कर दूं, और आपको पता है कि ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा है ना। अब आप मुझे बताइए क्या मैं इसका इंटीग्रेशन करा दूं, तो v का इंटीग्रेशन होता है बच्चों v स्क्वायर बटे 2, और यहां समय का इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन सिर्फ t, 2 को मारो गोली तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट t आ गया, यानी वेलोसिटी बताइए किसके समानुपाती हो जाएगी, कहना वेलोसिटी समय के व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। देखो वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, तो भले ही हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सिलेबस में नहीं है, तो क्या हुआ बच्चों, ये डायरेक्टली पूछा जाता है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो ये अगला सवाल देखिए 19वां नंबर। कोई द्रव्यमान प्रारंभ में विराम अवस्था में है। सर इन्होंने पहले ही बोल दिया कोई द्रव्यमान प्रारंभ में विराम अवस्था में। फिर क्या बोला जा रहा है, जब इस पर नियत बल, यहां नियत बल लगाया जाता है, तो इसके द्वारा प्राप्त विस्थापन में प्राप्त वेग इसके द्वारा किसी दिए हुए विस्थापन में, यानी विस्थापन को भी कांस्टेंट मानो तुम, और नियत बल लगाया जाता है सर, बल को भी क्या मानो, कांस्टेंट मानो सर। प्राप्त वेग किसके समानुपाती होगा, और वेग का संबंध द्रव्यमान के पदों में पूछ रहा है, वेग का संबंध द्रव्यमान के पदों में पूछ रहा है। तो बच्चों ऐसे सवालों के लिए हमें क्या करना होता है कि सर जब वेग का संबंध द्रव्यमान के पदों में पूछ रहा है, कहीं पर भी समय की बात ही नहीं की रही, पूरे सवाल में समय की बात, तो मैं गति का ना पहला समीकरण लगा सकता हूं ना तीसरा ना दूसरा, क्योंकि दूसरे और पहले समीकरण में समय होता है। तीसरा समीकरण लगाइए, आपको पता है तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन u 0 होने की वजह से मैंने u स्क्वायर नहीं लिखा। क्लियर है, इन्होंने कहा है द्रव्यमान नहीं बल कांस्टेंट है, बल। अच्छा बल कांस्टेंट है तो m इंटू a बराबर कांस्टेंट कह सकते हैं, बताइए। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि a समानुपाती हो जाएगा 1/m के, भाई m को नीचे ले आइए। तो जैसे ही आपने ऐसा बोला तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा v स्क्वायर समानुपाती a की जगह 1/s m, और बच्चों यहां पर ये जो s है ना, ये s पहले से ही देखो कांस्टेंट बोल दिया, ये s कांस्टेंट बोल दिया।
तो अगर एस कांस्टेंट बोल दिया तो वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/m। भाई एस कांस्टेंट 8 ही लिया मैंने, ये संबंध बना लिया m2 पदों में। तो वेलोसिटी देखिए द्रव्यमान के √m के समानुपाती याद दिया, वेलोसिटी द्रव्यमान के √m के समानुपाती याद दिया, ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद अगला देखिए 20वां नंबर, किसी पिंड पर आवेग बराबर होता है। बच्चों ये सवाल बहुत बढ़िया है, आवेग किसके बराबर होता है, क्योंकि आवेग और संवेग इसमें हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। तो जब भी कभी तुमसे पूछा जाए आवेग इंपल्स क्या होता है, तो हमेशा बस आपको बोलना है संवेग में परिवर्तन। ध्यान से सुनना, संवेग में परिवर्तन आवेग होता है, लेकिन संवेग परिवर्तन की जो दर होती है ना, वो किसके बराबर होती है सर, संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। अरे समझ रहे हैं बात को? तो बताइए किसी पिंड का आवेग किसके बराबर होगा, कहना संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, संवेग में परिवर्तन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। किसी लिफ्ट के फर्श द्वारा उस पर खड़े व्यक्ति के पैरों पर कार्य करने वाला बल उसके भार से अधिक है। क्या बात है, इन्होंने ये बोला कि किसी लिफ्ट के फर्श द्वारा उस पर खड़े व्यक्ति के पैरों पर कार्य करने वाला बल उसके भार से अधिक है, यानी आप रिएक्शन फोर्स को उसके भार मतलब mg से अधिक बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो कि कार्य करने वाला बल उसके भार से अधिक है, r को आप mg से ज्यादा बोल रहे हो। बच्चों जब भी कभी r mg से ज्यादा होगा तो r बराबर बताइए क्या हो जाएगा, mg ब्रैकेट में 1+a/g, ये हो जाएगा r बराबर mg ब्रैकेट में 1+a/g। अरे बोलिए, अब ये फॉर्मूला कब लगता है सर, ये फॉर्मूला तब लगता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होगी, वो भी त्वरण के साथ। कहां जा रही होगी, ऊपर की ओर, वो भी त्वरण के साथ। तो नीचे आ रही है गलत है, ऊपर जा रही है त्वरित है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी के साथ उत्तर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। देखो मैं फिर से बता दूं, आपको ऐसा लग रहा होगा मार साहब बहुत तेज पढ़ा रहा है। बच्चों मैं तेज नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं उतनी ही स्पीड से बता रहा हूं जितनी स्पीड से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझिए बात को, अगर मैं इसको आपको वो स्पीड से पढ़ाता जो स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूं या आपको पढ़ने में समझ में आए, तो फिर पता है आपकी स्पीड ही नहीं बन पाएगी एग्जाम में, हमेशा आपके क्वेश्चन छूटेंगे। अगर ये चीज आसान है, मैं एक बार आपको कंप्लीट थ्योरी बता चुका हूं, तो आपका फर्ज बनता है आपको इसको उसी स्पीड से लगाना चाहिए जिस स्पीड से आप एग्जाम में पेपर दे रहे हैं, है ना, क्योंकि आप इसकी थ्योरी पढ़ चुके हो, कॉन्सेप्ट आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 ये बोल रहा है कि एक बंदूक 40 ग्राम की गोली का 1200 मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ती है, 40 ग्राम की गोली, ठीक है, और अधिकतम बल 144 न्यूटन लगाया जाता है, तो प्रति सेकेंड बताइए कितनी गोलियां छोड़ी जाएगी। जब भी कभी आपसे प्रति सेकेंड छोड़ी गई गोलियों की संख्या पूछी जाएगी मेरे दोस्त, हमेशा, तो हमेशा आपको क्या करना है, द्रव्यमान निकालना होता है। द्रव्यमान दिया नहीं दिया, वो 40 ग्राम एक गोली का द्रव्यमान है, एक सेकेंड में धन 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 कितनी गोलियां छोड़ ली कितना पता, द्रव्यमान निकालिए। तो द्रव्यमान निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, F बराबर m इंटू ए लगाइए, और a की जगह पर एक्सेलरेशन की जगह पर डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी फिट कीजिए। अब मुझे बताइए फोर्स कितना अप्लाई हुआ, सर फोर्स अप्लाई हुआ है 144 न्यूटन, द्रव्यमान तुम्हें निकालना है, और चेंज इन वेलोसिटी की बात कीजिए, तो पहले गोली अंदर थी स्थिर थी, बाद में गोली की वेलोसिटी 1200, तो चेंज इन वेलोसिटी 1200, समझिए। और कितने सेकेंड में, देखो एक सेकेंड में गोली की छोड़ी गई गोलियों की संख्या पूछ रहा है, तो तुम भी यहां पर एक सेकेंड ही समय की वैल्यू लिख दो, समय की वैल्यू 1 सेकेंड लिख दो। यहां से जो द्रव्यमान बच्चा निकलेगा, वो द्रव्यमान निकलेगा 1 सेकेंड के लिए कितना द्रव्यमान बाहर गया, तो ये आंसर आ जाएगा द्रव्यमान का 144/1200। बट 1 सेकेंड में इतना द्रव्यमान बंदूक से बाहर जाएगा, 1 सेकेंड में इतना द्रव्यमान बंदूक से बाहर जाएगा। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूं, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सर मुझे ऊपर 8000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे ही मैं 8000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मान मुझे द्रव्यमान ग्राम में पता चल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 12 से कैंसिल कर दीजिए 144 को 12, तो बताइए द्रव्यमान बराबर कितना आ गया, 120 ग्राम। पता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 1 सेकेंड में बंदूक से जो द्रव्यमान बाहर जाएगा, 1 सेकेंड में बंदूक से द्रव्यमान जो बाहर जाएगा वो 120 ग्राम होगा। हालांकि एक गोली का द्रव्यमान 40 ग्राम है, तो बताइए 40 ग्राम की कितनी गोलियां बाहर जानी चाहिए,
40-40 ग्राम की कितनी डोलियां बाहर जानी चाहिए? तो आप सीधा सीधा बताइए, डोली की संख्या 3 आ जाएगी, 40 3 120, 3 ये सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, तो बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। एक हल्की डोरी घर्षण रहित ढिन्नी के ऊपर से गुजरती है, ठीक है सर। उसके एक सिरे पर m और दूसरे सिरे पर 3m द्रव्यमान बंधे हुए। देखो ढिन्नी वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, आप देखिए इसको हम कितनी अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। सर मेरे पास एक ढिन्नी है और इस ढिन्नी को मुझे सबसे पहले तो फिक्स करना पड़ेगा, और इस ढिन्नी से क्या हो रहा है बच्चों, एक डोरी इस तरीके से गुजर रही है। डोरी के एक सिरे पर 3m द्रव्यमान है बच्चों, 3m, और दूसरे सिरे पर जो द्रव्यमान है वो कितना है सर, दूसरे सिरे पर m है। आपको बोला जा रहा है निकाय का त्वरण बताइए। याद करिए, मैंने आपको बताया था ना इसको डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान होता है यार। अगर मुझे निकाय का त्वरण बताना है तो आपको पता है कि यहां पर 3mg काम करेगा नीचे की ओर, यहां पर काम करेगा 3mg नीचे की ओर, और बच्चों यहां पर काम करेगा 2mg नहीं, सिर्फ mg नीचे की ओर, mg नीचे की ओर। तो बताइए जरा, अगर याद करिए मैंने इसका एक्सेलेरेशन निकालने का आपको तरकीब बताई थी। जो फोर्स मोशन का साथ दे रहा हो उसे प्लस मानिए, और जो फोर्स मोशन का विरोध कर रहा हो उसे माइनस मानिए, है ना, और तभी हम लोग एक्सेलेरेशन निकाल लेंगे। नेट फोर्स ऊपर रखिए तो 3mg देखो साथ दे रहा है क्योंकि नीचे की ओर है, और मोशन भी उस तरफ नीचे की ओर हो रहा है। इधर मोशन ऊपर की ओर, mg नीचे की ओर, विरोध कर रहा है इसलिए माइनस। ये तुम्हारा नेट फोर्स हो जाएगा 3mg माइनस mg। नेट मास कितना हो जाएगा, 3m प्लस m यानी 4m। तो बच्चों अगर ये नेट मास हो गया तो मेरे दोस्त ये बताइए, अगर m से m कैंसिल कर दो तो मुझे जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है g/2, है ना भाई। 3m माइनस ऊपर 2 नीचे 4, g/2 इसका सही आंसर जाएगा। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो एक्सेलेरेशन होना चाहिए, त्वरण होना चाहिए, वो g/2 होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अरे वाह, ये वाला सवाल काफी बेहतरीन सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा। 10 ग्राम और 40 ग्राम की दो गोलियां PQ 20 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गीली मिट्टी की दीवार में टकराती हैं। आप बात की गहराई को समझो, एकदम गहराई को समझो। मेरे पास सबसे पहले तो ये गीली मिट्टी की दीवार है, ये गीली मिट्टी की दीवार है। इसमें क्या है, मेरे पास दो गोलियां सरसर आती है। इनमें से एक गोली को मैंने P बोल रखा है और दूसरी गोली को बोल रखा है Q। मतलब एक गोली P है बच्चों और दूसरी गोली कौन सी है सर, दूसरी गोली है Q। ये देखिए, दोनों का इन्होंने द्रव्यमान भी दे रखा। P गोली का जो द्रव्यमान है बच्चों वो कितना है सर, P गोली का द्रव्यमान है 10 ग्राम, ये 10 ग्राम है, और Q गोली का जो द्रव्यमान है वो कितना है सर, 40 ग्राम, ऐसे दे रखा। इन्होंने वेलोसिटी भी दे रखी। जो P है सर उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और बच्चों Q गोली की वेलोसिटी है कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। बोला ये जा रहा है कि बताइए यदि गोलियां गीली मिट्टी की दीवार से टकराती है तो दोनों किस गहराई पर प्रवेश करेगी, मतलब दोनों में से कौन ज्यादा गहराई पर जा सकेगी, कौन कम गहराई पर। तो बच्चों ये जितनी भी गहराई पर अंदर जाए, P Q जितनी भी गहराई पर अंदर जाए, वहां पर एक कॉन्सेप्ट ये होगा कि इनके पास जितनी ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी, यहां वेलोसिटी से मतलब नहीं है, यहां मतलब है गतिज ऊर्जा से। जिनके पास जितनी ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी सर उतना ही वो अंदर जा पाएगा। तो आप एक काम करो कि अलग अलग गतिज ऊर्जा निकाल लो सर, पहले P की गतिज ऊर्जा निकाल लो, फिर Q की निकाल लो। चलिए P की निकालिए। तो P की निकाला जाएगा तो 1/2 m 10 ग्राम, वेलोसिटी 20 का स्क्वायर। बताओ तो P की गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ द्रव्यमान को 10 ग्राम को किलोग्राम क्यों नहीं बना रहे हो। अरे उससे मुझे क्या मतलब यार, मैं तो सीधा सीधा जो है ना ये देखना चाहता हूँ वैल्यू किसकी बड़ी आ रही है ना। तो मुझे उससे क्या मतलब है, मुझे वैल्यू से कोई मतलब नहीं कि वैल्यू कितनी आ रही है, बड़ी और छोटी देखनी है। तो यहां पर देखिए 400 हो जाएगा बटे 2 200, और यहां पर P की गतिज ऊर्जा 2000 आ रही है। आंसर जूल में नहीं लिख सकते, आंसर तुम जूल में नहीं लिख सकते, ठीक है। इसी तरीके से Q को निकाल लो, हाफ m इंटू वी स्क्वायर। Q कितना है, द्रव्यमान 40 है, और V कितना है सर, V है 5 का स्क्वायर। ये देखो, तो आप मुझे बताइए 25 छोटो 100 1000 बटे 2 500, सर ये वैल्यू 500 आई। इसका मतलब P की गतिज ऊर्जा ज्यादा है, और P की गतिज ऊर्जा ज्यादा है सर, तो P ज्यादा अंदर तक जाएगा। तो दोनों बराबर गहराई पर गलत है सर, P अधिक गहराई तक जाएगा। ये इसका उत्तर सही होगा, P की गहराई अधिक होगी।
है ना। तो जब भी कभी ऐसा कोई भी सवाल आप देखिए कि बताइए कौन अधिक गहराई पर जाएगा, तो आपको बताना होता है कि जिसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है वो अधिक गहराई तक जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। बढ़िया सवाल है ये भी। सवाल क्या है, 5 मीटर ऊंचाई से 400 ग्राम की गेंद को गिरा दिया जाता है जमीन पर। एक लड़का बल्ले से 100 न्यूटन के बल से उसे ऊपर की ओर मारता है और 20 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक पहुंच जाती है। क्या बात है। गेंद और बल्ले के संपर्क रहने का समय। सवाल काफी अच्छा है यार, मतलब इसने ठीक ठाक जो है हमसे कैलकुलेशन डाली इस सवाल में यार। हाँ, ठीक ठाक कैलकुलेशन डाली। ठीक है, मतलब ये है कि 5 मीटर की ऊंचाई से देखो एक बॉल गिरी, ठीक ठाक इन्होंने हमें से वाले सवाल में कैलकुलेशन डाली। 5 मीटर की ऊंचाई से देखो एक बॉल गिरी, ये हमारे पास बॉल है, बॉल गिरी कितने मीटर की ऊंचाई से, सर 5 मीटर की ऊंचाई के साथ गिरी। फिर जमीन पर एक लड़का खड़ा था, उसने बॉल को ऐसे हिट किया और हिट करने के बाद बॉल कितनी ऊंचाई तक चली जाती है, तो बॉल चली जाती है तुम्हारी 20 मीटर की ऊंचाई तक, मारने के बाद 20 मीटर की ऊंचाई तक। ठीक है, तो तुमसे बोला जा रहा है गेंद और बल्ले के बीच का समय पूछा जा रहा है। द्रव्यमान भी दिया है, बल भी दिया है, चेंज इन वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। पता है आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको टकराने से पहले वेलोसिटी और टकराने के बाद वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तब कहीं जाके सवाल सॉल्व हो पाएगा। हाँ, तो टकराने से पहले वेलोसिटी निकालनी है तो सीधा सीधा √2gh लगा दो। √2gh डायरेक्ट में लगा रहा हूं, √2gh। तो बच्चों जब √2gh लगाऊंगा तो g की वैल्यू 10 और h का मान कितना है 5, दे दो √2gh टकराने से पहले, है ना। तो टकराने से पहले की वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। सर टकराने के बाद वेलोसिटी निकालिए, तो फिर से √2gh लगा दो, तो 2gh। तो बताइए टकराने के बाद वेलोसिटी कितनी आ रही, सर टकराने के बाद वेलोसिटी आ रही 20 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं ना बात को, दोनों वेलोसिटी आ रही। अब सवाल सॉल्व हो जाएगा बच्चों। तो एक वेलोसिटी नीचे की ओर है, दूसरी वेलोसिटी ऊपर की ओर है, तो किसी एक को प्लस मान लीजिए, दूसरे को माइनस मान लीजिए, दोनों में परिवर्तन निकाल लीजिए। तो याद करिए प्लस और माइनस का जब भी कभी हम लोग परिवर्तन निकालते हैं बच्चों, तो वो परिवर्तन घटता नहीं है, उल्टा जुड़ जाता है। यानी जब 20 में से आप 10 को घटाएंगे, वो भी माइनस चिन्ह के साथ, तो आपको परिवर्तन निकालना होगा 20 माइनस -10। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ जाएगा, सर चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले आपको यहां से चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा सबसे पहले। अब तो प्रश्न में कुछ बचा ही नहीं यार, सीधा सीधा आप यहां पर फोर्स बताइए कितना होता है। तो फोर्स बराबर F बराबर फॉर्मूला लगाना है m इंटू ए, और ए की जगह हो जाएगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। बताइए फोर्स कितना है, सर फोर्स है 100 न्यूटन, द्रव्यमान कितना है 400 ग्राम, 400 ग्राम को 0.4 कर दीजिए, चेंज इन वेलोसिटी 30, और रही बात तुम्हारा समय, समय तुमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि देखो सबसे पहले यहां से ये दशमलव इस 0 से कैंसिल, 4 × 12 12/100, और 12/100 का मतलब होता है 0.12 सेकेंड। ये वो समय होगा जिस पर जो है बॉल बल्ले में कांटेक्ट रहेगी 0.12 सेकेंड तक। ठीक है, तो काफी बेहतरीन सवाल था, आप इसको हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, मजेदार सवाल था वो भी काफी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ये सवाल भी काफी बढ़िया है और है बड़ा आसान, लेकिन लोग इसको जल्दीबाजी में गलत कर देते। सवाल देखो क्या है, एक अग्निशामक कर्मचारी एक रस्सी पर नीचे की ओर फिसलता है। जैसे कि मान लीजिए ये तुम्हारे पास रस्सी है, जब भी कभी आदमी रस्सी पर फिसलता है ना, तो वो एक साथ अपना हाथ नहीं छोड़ता। अगर वो एक साथ अपना छोड़ दे हाथ, तो रस्सी पर फिसलना और ऊपर से नीचे गिरना, दोनों में क्या अंतर होता है, अरे धीरे धीरे करके छोड़ता है। तो एक अग्निशामक कर्मचारी रस्सी पर नीचे की ओर फिसलता है, जिससे टूटने की क्षमता कर्मचारी के वजन का 2/3 है। बहुत सही क्वेश्चन कहा, 2/3 है। मतलब यह है कि कर्मचारी का वजन अगर W नीचे की ओर है तो रस्सी कितने पे टूट जाएगी, सर रस्सी सिर्फ और सिर्फ 2/3 पे टूट जाएगी, 2/3 W पर टूट जाएगी। मतलब पता है क्या है, इस आदमी के साथ बड़ी समस्या है। अगर ये आदमी ऐसे पकड़ लेता है रस्सी को, नीचे नहीं आता है, नीचे नहीं आता है, तो इस ऊपर तनाव W आ जाएगा, रस्सी टूट जाएगी, क्योंकि W का मान 2/3 W से ज्यादा है। ठीक है,
ले जाकर फिसलता है तो फिसलते समय इसको ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से फिसला है, नहीं तो नीचे आके जमीन में गिर जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि बताइए इसका न्यूनतम त्वरण क्या होना चाहिए। तो भाई साहब नीचे आ रहे हैं मेरे, तो नीचे आ रहे हैं तो एक काम करिए, W के पदों में ना लिखकर mg के पदों में लिख लीजिए। आप इसको mg मान लीजिए और आप इसे भी 2/3 mg मान लीजिए। तो भाई साहब हमारे नीचे की ओर आ रहा है तो नेट फोर्स नीचे की ओर कितना हो जाएगा, कह देना नीचे की ओर mg, ऊपर की ओर 2/3 mg। ये हमारा क्या हुआ सर, ये तो हमारा हो गया नेट फोर्स बराबर m इंटू ए। बस नेट फोर्स m इंटू ए के बराबर कर दो, यही तो न्यूटन से लॉ कहता है। तो आप मुझे बताइए, अगर मुझे कैलकुलेशन जो मैं देख पा रहा हूं, G बराबर A बराबर G/3, सीधा सीधा सवाल का उत्तर है A बराबर G/3, ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो कभी भी ऐसे सवाल आपके सामने आए तो घबराइए नहीं, एकदम आराम से सॉल्व होते। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है। दिए गए चित्र में M1 M2 दिया गया है बच्चों और F बराबर दिया गया है 80 न्यूटन। M1 तुम्हारा 5 kg है, M2 तुम्हारा 10 kg है, 80 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि तनाव बल बताइए। इस बार मुझे तनाव बल बता रहा है, देखो ध्यान सुनो। सर ये कितने kg का है, सर ये 5 kg का है। M2 कितने kg का है, सर ये 10 kg का है। और मुझे बोला जा रहा है कि F कितना लगाया गया है, सर ये 80 न्यूटन का है। और तुम्हें पूछा जा रहा है कि बताइए इस डोरी में आने वाला तनाव कितना होना चाहिए। टेंशन T की वैल्यू तुमसे पूछी जा रही है ना। निकाल लोगे आराम से। कैसे, सबसे पहले आपको निकालना होता है नेट एक्सेलरेशन बच्चों। अब आप मुझे बताइए नेट एक्सेलरेशन कैसे निकलता है। कहना नेट फोर्स ऊपर रखिए, 80 न्यूटन ऊपर रखिए और डिवाइड बाई नेट मास यानी 5 + 10 15 नीचे रखिए। अब आप बताइए 5 से कैंसिल कर दीजिए, 16 × 5 = 80, 16/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या पता चल जाएगा एक्सेलरेशन। फिर इसके बाद M1 द्रव्यमान या M2 द्रव्यमान में से किसी एक पर इक्वेशन लगा दीजिए, है ना। M1 द्रव्यमान को कौन खींच रहा है, सिर्फ T खींच रहा है। M1 द्रव्यमान को सिर्फ T खींच रहा है, पीछे तो कोई है नहीं। तो M1 द्रव्यमान के लिए लगा दूं तो M1 द्रव्यमान के लिए खींचने वाला फोर्स T है। आप T1 क्यों लिख रहे हो सर, T है बराबर M1 द्रव्यमान है इंटू A एक्सेलरेशन। देखो अगर ये M2 द्रव्यमान के लिए लगा था तो मुझे फिर F - T करना पड़ता, समझ आ रहा है ना, ये सब चीजें मैंने बताई है। तो M1 द्रव्यमान के लिए केवल खींचने वाला फोर्स T है, M1 द्रव्यमान 5 और एक्सेलरेशन तुम्हारा 16/3, 5 × 16/3। ओके, ये देखिए। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जाएगा 80/3 न्यूटन के साथ। अब आप खुद मुझे बताइए 80/3 न्यूटन कितना होता है। सर 80/3 न्यूटन होगा 26.66, 20/3 तो 26.66 होगा। बस यहाँ n कर देना, m नहीं होगा, 26.66। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर बच्चे, ये मोमेंटम का क्वेश्चन है। कोई कण एक्स वाई में इस प्रकार से गति कर रहा है कि इन्होंने देखो एक्स अक्ष पर ये बोल दिया कि कितना मोमेंटम मिलता है 2 cos t, और वाई अक्ष पर जो मोमेंटम है वो भी इन्होंने बता दिया 2 sin t। ये देखो, तो बोला जा रहा है कि F और P के बीच कितना कोण होगा। F और P का मतलब बल और संवेग के बीच, है ना। यहां पर F और P का मतलब क्या है सर, F मतलब बल और P मतलब संवेग, इनके बीच तुमसे फोर्स पूछ रहा है कि बताइए कितना फोर्स होगा। ओके, तो बड़ा अच्छा बड़ा प्यारा सवाल है, हम लोग काफी स्पीड में लगा देंगे। आप पहले मुझे बताओ अगर संवेग पता है तो क्या फोर्स बता सकते हो। कह देना संवेग परिवर्तन की दर निकाल लो। तो संवेग परिवर्तन की दर, तो F डायरेक्शन का फोर्स कितना हो जाएगा, इसका आउटलन करा दीजिए, dP/dt होता है। आउटलन करा दीजिए तो -2 sin t, है ना। y डायरेक्शन का फोर्स निकालना हो तो sin थीटा cos t होगा 2 cos t। मैंने देखिए x और y डायरेक्शन के फोर्स निकाल लिए, फिर इनके बीच का एंगल पूछ रहा है तुमसे, कैसे निकलेगा। सबसे पहले नेट मोमेंटम बनाइए, तो नेट मोमेंटम P बराबर हो जाएगा x अक्ष वाला कंपोनेंट, उसके साथ i कैप लगाइए, y अक्ष वाला कंपोनेंट उसके साथ j कैप लगाइए, ये हो गया। फिर सेम तरीके से अगर मैं फोर्स का नेट कंपोनेंट बनाऊं तो x अक्ष वाला कंपोनेंट -2 sin t, i कैप लगाइए, 2 sin ये y अक्ष वाला कंपोनेंट 2 cos t और 2 cos t, यहां पर j कैप लगाइए। देखो दो वेक्टर पता चल जाए बच्चों, जब भी कभी हमें दो वेक्टर पता चल जाते हैं तो उनके बीच का कोण निकालना बड़ा आसान होता है।
सबसे पहले उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए, सबसे पहले दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कीजिए। चलिए डॉट प्रोडक्ट आइए, आई का मल्टीप्लाई आई वाले के साथ, इनका इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 4 साइन टी और बच्चों कॉस टी आ जाएगा। सर इनका इनका मल्टीप्लाई कीजिए, जे जे वाले का मल्टीप्लाई तो प्लस का 4 साइन टी कॉस टी आ जाएगा, यानी एक तरफ आ गया माइनस का 4 साइन टी कॉस टी, एक तरफ प्लस का 4 साइन टी कॉस टी, कट जाएगा। तो फाइनली मुझे बताइए यहां पर मोमेंटम और फोर्स के बीच कितना आ गया, डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। और दो वेक्टर के बीच जब भी कभी डॉट प्रोडक्ट 0 होता है बच्चों तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अरे पढ़ रखा है ना, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का यूथफल डॉट प्रोडक्ट 0 है तो एंगल दोनों के बीच का कितना होगा, 90। ये मैंने आपको वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ाया था। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, काफी बढ़िया सवाल है। सवाल देखिए क्या है, बोला जा रहा है कि द्रव्यमान m की एक गेंद v चाल से दीवार में लंबवत टकराती है। बहुत ध्यान से देखना, द्रव्यमान m की जो गेंद है ना वो v चाल से बताइए एक दीवार में कैसे टकराती है, लंबवत। ये दीवार हो रही। अब देखो लंबवत टकराई यानी टकराते समय वेलोसिटी या टकराने से पहले वेलोसिटी कितनी थी, तो टकराने से पहले वेलोसिटी थी v। फिर बोलिए जरा, उसी प्रकार लंबवत वापस लौट आती है, तो लंबवत वापस भी लौट आती है तो टकराने के बाद भी वेलोसिटी v। यदि दीवार के साथ संपर्क का समय t हो तब गेंद द्वारा दीवार पे आरोपित बल बताइए। तो सबसे पहले आपको वेलोसिटी में परिवर्तन देखना होता है और मैंने कम से कम 3 न्यूमेरिकल इस तरह के सॉल्व कराए। ठीक, जब टकराए और टकरा के वापस आए, जब टकराए टकरा के वापस आए तो बताइए चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाता है, तो कह देना चेंज इन वेलोसिटी दोनों का योगफल हो जाता है, क्योंकि v माइनस माइनस v करेंगे तो 2v हो जाएगा। सर चेंज इन वेलोसिटी 2v हो जाएगा। अब मुझे बताइए जल्दी से बल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर m इंटू a, और a की जगह पे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बताओ अब सॉल्व हो जाएगा आगे कैसे, तो m बताइए कितना है, कहना m बराबर m, तो चलो ठीक है, डेल्टा v कितना हो जाएगा 2v, डेल्टा t टाइम तुम्हारा t। तो फाइनली मुझे बताइए जो भी फोर्स आ गया वो फोर्स आ गया 2mv अपॉन t, 2mv अपॉन t। ये तुम्हारे सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, 2mv अपॉन टी, ये सही आंसर है। तो सवाल कठिन नहीं है, एकदम आसान सवाल है, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कैसे लगाना है। जैसे कि ये वाला सवाल देखिए 30 नंबर क्या कहता है, इन्होंने कहा है कि m1 m2 m3 द्रव्यमान है, t1 t2 वहां और t3 यहां, है ना। फिर क्या बोला जा रहा है, m1 m2 m3 द्रव्यमान जो है ना दे भी दिए 10 6 और 4, t2 का मान तुमसे पूछा है, ये वाला टेंशन पूछा, t3 भी दे दिया 40 न्यूटन, मतलब कितना वैल्यू है t3 का मान 40 न्यूटन। बच्चों ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, नेट एक्सेलरेशन निकालते हैं, बिना उसके सवाल नहीं सॉल्व होगा। तो आप मुझे बताइए इस पूरे सिस्टम को खींच कौन सा फोर्स रहा है, तो खींच रहा है सर 40 न्यूटन, और नीचे टोटल द्रव्यमान m1 प्लस m2 प्लस m3 10 6 16 16 4 20। तो जल्दी बताइए पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन आ गया वो कितना आ गया, सर पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तुम्हारे पूरे सिस्टम का त्वरण आ गया। अच्छा एक बात बताइए, अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पूरे सिस्टम का त्वरण है, मुझे T2 का मान पूछ रहा है, ध्यान रखना T2, तो आप ये बताइए T2 सर यहां पर पीछे की ओर आने वाला टेंशन है T2, तो M3 द्रव्यमान को अप्लाई कीजिए, M3 द्रव्यमान पे फोकस कीजिए। M3 द्रव्यमान में देखिए आगे की ओर 40 न्यूटन, पीछे की ओर T2, है ना। अच्छा इसी 40 न्यूटन से सारे के सारे जो बॉडी हैं, सारे के सारे द्रव्यमान एक निश्चित एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेंगे। और मैंने पहले ही बता रखा है कि जब तक डोरियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं तो एक्सेलरेशन जो है वो सारे पिंडों का समान होता है। तो M3 द्रव्यमान को आगे खींच रहा है 40 न्यूटन, पीछे की ओर T2। तो बताइए M3 द्रव्यमान को नेट फोर्स कितना हो गया, आगे की ओर 40, पीछे की ओर T2। M3 द्रव्यमान, M3 द्रव्यमान कितना है, तो M3 द्रव्यमान है तुम्हारा 4 kg इंटू एक्सेलरेशन A। बताओ क्या लगाया है, समझ में आ रहा है मैंने क्या लगाया, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान तुम्हारा M3 4 किलोग्राम, है ना, और एक्सेलरेशन 2। तो फटाफट बताइए T2 कितना आ जाएगा, तो यहां से जो मुझे दिखाई दे रहा है T2 सर वो सिर्फ और सिर्फ 32 न्यूटन दिखाई दे रहा है, ये देखिए, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है ना कि हम लोग सिर्फ उतना काम करें ना जितना हमें पैसा मिलता है, पैसे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। सेम उसी तरह से सवाल को बस उतना सॉल्व करो जहां से आंसर ना दिखे, आंसर दिखना शुरू, आंसर लगाइए, काम आगे बढ़ाइए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर,
तीन सर्वसम ब्लॉक, टोटली ज्यादातर ना ये इसी तरह के क्वेश्चन आए, पुली वाले सवाल थोड़े से कम आते हैं, इसलिए मैंने ज्यादातर ऐसे ही सवाल लिए। तीन सर्वसम ब्लॉकों को प्रत्येक को 2 किलोग्राम बल F बराबर 12 न्यूटन से घर्षण B और C के बीच तनाव पूछा जा रहा है। अच्छा, B और C के बीच डोरी में तनाव है, सिर्फ B और C के बीच। ये सवाल काफी आसान सवाल है। अगर B और C के बीच पूछा गया है दैट मीन्स ये डोरी में टेंशन पूछा गया, बताइए ये टेंशन कितना है ना। और कितने बल द्वारा खींचा जा रहा है सर, 12 न्यूटन के बल द्वारा खींचा जा रहा है। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके ना एक बार इसको ट्राई किया करिए। मेरा मानना यह है कि मुझे लगता है कि आपको अब इस तरह के सवाल को उड़ा देना चाहिए, है ना। सबसे पहले क्या काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन ए निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन ए निकालने का, कह देना ऊपर की ओर 12 न्यूटन रखते हैं और नीचे की ओर टोटल द्रव्यमान A प्लस बी प्लस सी, और A प्लस बी प्लस सी प्रत्येक 2 किलोग्राम का है, प्रत्येक 2 किलोग्राम का है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी 6। तो फाइनली मुझे बताइए यहां पर क्या कहोगे सर, यहां पर एक्सेलरेशन का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन का जो मान आ जाएगा सर वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। आगे एक्सेलरेशन दो, फिर उसके बाद क्या करना है सर, मुझे बी और सी के बीच तनाव पूछा है, याला तो सबसे आसान रहेगा मेरे पास सी ब्लॉक, क्योंकि सी को सिर्फ खींचने वाला है, बी को खींचने वाला भी आगे कुछ ना कुछ होगा, रोकने वाला भी होगा, तो सी वाले ब्लॉक के लिए लगा दीजिए, है ना। तो सी वाले ब्लॉक में देखो, सी वाले ब्लॉक के लिए मैं लिख भी देता हूं, सी ब्लॉक के लिए। तो बच्चों जल्दी से बताइए सी ब्लॉक को आगे खींच कौन रहा है, कह देना आगे खींच रहा है तनाव टी, सी ब्लॉक का द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन। तो सी ब्लॉक में तनाव पूछा जा रहा है बच्चों, और सी ब्लॉक में द्रव्यमान 2 किलोग्राम, एक्सेलरेशन तुम्हारा 2 हो गया। तो जल्दी बताइए बी और सी के बीच कितना न्यूटन का फोर्स आ गया, या कितने न्यूटन का तनाव आ गया, 4 न्यूटन का आ गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। एकदम खूबसूरत सवाल, जरा सा टेंशन मत लीजिए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए। कभी कभी डायग्राम बेसिस ऐसे सवाल आ जाए, एकदम आसान है, एकदम आसान है। क्या बोला जा रहा है 32, इसके ऑप्शन नहीं है लेकिन लग जाएगा। M1 व M2 द्रव्यमान के 2 पिंड एक नत तल के सिरे पर चिकनी हल्की डोरी से ऐसे बंधे M1 M2, निकाय विराम अवस्था में है। तो बताइए तल का नत कोण क्या होना चाहिए, यानी ये थीटा का मान बताना है। हालांकि ये जो ऑप्शन थे वो M1 M2 के पदों में थे, निकल आएगा बहुत आराम से। देखो अगर पूरा का पूरा ये विराम अवस्था में, सिस्टम कैसा है विराम अवस्था में, तो विराम अवस्था में तभी पॉसिबल है जब इसका भार M2G नीचे की ओर, जब इसका भार M2G नीचे की ओर। और बच्चों M1G का याद करिए ये कंपोनेंट कितना होता है, M1G का ये कंपोनेंट होता है M1G साइन थीटा, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट M2G कॉस थीटा, उससे मुझे मतलब ही नहीं है। देखो ये चीज मैं हमेशा कहता हूं कि जो चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ऐसा मैं मान के चलता हूं कि वो चीज आपको आती है ना। जो मान लीजिए मैंने कहा कि M1G साइन थीटा मैंने डायरेक्ट लिख दिया, हालांकि इससे पहले मैंने आपको कई सारी जगह पे ये चीज बताई है, तो मैं मान के चलता हूं कि आप वो चीज पहले पढ़ के आ रहे होंगे, क्लियर है ना। उसीलिए मैं डायरेक्ट करता हूं। तो बच्चों इन दोनों को बस बराबर कर दीजिए, आपको फटाफट पता चल जाएगा थीटा का मान। तो M2G इज इक्वल टू M1G, और बताओ आगे क्या हो जाएगा सर, आगे हो जाएगा साइन थीटा। ये देखिए, तो आप मुझे बताइए G की वैल्यू हमारी कैंसिल, और फटाफट बताइए अगर मैं साइन थीटा का मान पूछूं कितना होगा, तो आप कहना M2 ऊपर, नीचे तुम्हारा M1, M2 बटे M1, ये तुम्हारे साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, एकदम आसान सवाल है, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए। आज मैंने ये क्वेश्चन जो है ना यूट्यूब पे सॉल्व कराया था, लेकिन ये पेड है, तो आप लोग काफी अच्छा डिटेल कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसमें, है ना। ये सवाल देखिए क्या है, और एक्चुअली में ये सवाल आया हुआ प्रश्न में, ये सवाल बहुत पहले 2014 के ग्रुप डी में पेपर में पूछा गया था, लेकिन आसान है, एकदम इजी है। लेकिन इसका आंसर मेरे हिसाब से गलत दिया था, मैं सही कर दूंगा अभी। सवाल देखिए क्या है, एक स्थिर लिफ्ट है पर एक आदमी पानी से भरी बाल्टी के लिए खड़ा है, मतलब एक लिफ्ट है और उस लिफ्ट पर पानी से बाल्टी इस तरीके से खड़ा है ना। बहुत ध्यान से सुनना, अब आप बताइए, बहुत ध्यान से सुनना। इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें इस तरह से क्या भरा हुआ है सर, इसमें इस तरह से पानी भरा है, जिसकी पेंदी में एक छेद है। बच्चों इसकी पेंदी में एक छेद है, पेंदी में आपने छेद कर दिया, तो छेद कर दिया, तो बताइए इस पेंदी से पानी कहाँ आएगा सर, बाहर की ओर आएगा, क्लियर। फिर बोला जा रहा है इस छेद से पानी के बहने की दर R0 है, यानी जब ये सिर्फ बाल्टी में एक स्थिर लिफ्ट में बाल्टी लिए खड़ा था, तब इसके बहने की जो दर थी वो R0 थी, RO जिसको बोलते हैं ना, बहने की दर क्या थी, R0 थी। फिर आगे देखिए क्या है, फिर बोला जा रहा है यदि लिफ्ट ऊपर और नीचे समान त्वरण से चलने लगे, मतलब यदि यही लिफ्ट
या बाल्टी लिफ्ट में रखी और लिफ्ट 8 एक्सेलेरेशन से ऊपर जाने लगे, 8 एक्सेलेरेशन से कहां जाने लगे, ऊपर, या फिर लिफ्ट एक्सेलेरेशन के साथ नीचे आने लगे, तो ऊपर जाते समय इसी छेद से पानी के बहने की दर R0 हो जाती है, नीचे आते समय RD हो जाती है। तो बताना है इनमें से कौन सा उत्तर सही होना चाहिए, बहने की दर किसमें ज्यादा होनी चाहिए, किसमें कम। तो आप मुझे खुद बताओ, अगर ये लिफ्ट जो है ना 8 एक्सेलेरेशन से ऊपर की ओर जाएगी तो इनर्शिया फोर्स हमेशा विरोध करता है। त्वरण अगर ऊपर की ओर है तो इनर्शिया फोर्स नीचे की ओर, जड़त्व बल जिसको बोलते हैं। जड़त्व बल, देखो गाड़ी ऐसे आगे चल रही थी, अचानक से स्पीड जब बढ़ती है तो आपका शरीर कहां जाता है, पीछे। गाड़ी अचानक से रुकती है, आपका शरीर आगे। ओके, तो जड़त्व बल हमेशा मोशन का विरोध करता है। तो जब एक्सेलेरेशन के साथ बॉडी ऊपर जा रही होगी तो जड़त्व बल नीचे काम करेगा, और नीचे काम करेगा तो यह पानी तेजी के साथ बाहर निकलेगा। तो होता क्या है कि जब हमारा कंटेनर या लिफ्ट 8 एक्सेलेरेशन से ऊपर जाती है तो पानी बहुत तेज गति से बाहर निकलता है, यानी ऊपर जाते समय पानी निकलने की दर सबसे ज्यादा होगी, उससे कम स्थिर में होगी, और सबसे कम जो है जब नीचे की ओर आ रही होगी। ये इसका उत्तर सही है, हरा। ओके, जबकि ऐसा उत्तर कोई भी नहीं है। तो आप इस प्रश्न का जो आंसर है वो थोड़ा सही कर लीजिएगा, क्योंकि बनाने वाले ने थोड़ा ओ और डी को ध्यान नहीं दिया। यहां पर ओ होना चाहिए था और एक्चुअली में यहां पर डी होना चाहिए था, है ना, ओ और डी। तो ऑप्शन नंबर मैं डी सही कर देता हूं, ठीक है। तो ये काफी बेहतरीन सवाल था, इस बात को याद रखिएगा। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी एक्सेलेरेशन के साथ तो इनर्शिया फोर्स की वजह से पानी नीचे भागेगा, तेजी से निकलेगा, इसलिए ऊपर जाते समय सबसे तेज, नीचे आते समय सबसे धीमे, स्थिर में बीच में। ओके, बहने की दर जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हो चुका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। समान द्रव्यमान के 4 घनाकार आकृति पिंड में जुड़े हुए हैं। फिर बोला जा रहा है T1, T2, T3 के मान मुझे बताइए और F के पदों में बताना है। T1, T2, T3 F के पदों में बताना। ओके, तो बताओ इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा। कह देना एक्सेलेरेशन होता है नेट फोर्स बटे नेट मास, m m m m 4 बार। तो नेट मास कितना हो जाएगा, 4m। तो ये हमारा नेट फोर्स आ गया। बच्चों T3 निकालना सबसे आसान होता है। कैसे सर, T3 इसलिए सबसे आसान होता है क्योंकि T3 खींच रहा है सिर्फ m वाले को, सिर्फ m वाले को। देखो अगर मैं पूछूं T3 बराबर कितना होगा तो सीधे सीधे कह सकते हो T3 बराबर हो जाएगा m इंटू ए, m इंटू ए, और a की जगह पर हो जाएगा भाई खींचने वाला बल, मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास ये, और a की जगह पर f बटे 4m। तो यहां से T3 बराबर f बाई 4 आ गया। पहले ये उत्तर ढूंढिए, T3 बराबर f बाई 4। देखो दो उत्तर में, 8 इसमें है, 8 इसमें है ना। T1 निकालने की मुझे जरूरत है, मुझे और एक जरूरत है T1 निकालने की, f बाई 4। चलिए T1 निकाल लेते हैं बच्चों। अच्छा, T1 निकालने के लिए मुझे यहां कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी। इसे खींच कौन आ रहा है, f, पीछे विरोध कौन कर रहा है सर, T1 होगा। तो आगे की ओर m, ये पहले वाले द्रव्यमान के लिए खींच रहा है f, विरोध कर रहा है T1 बराबर m इंटू ए, और a की जगह f बटे 4m। बताओ, तो मुझे साफ साफ जो नजर आ रहा है बच्चों, वो नजर आ रहा है m से m कैंसिल, है ना। f बाई 4 उधर, 1 बाई 4 उधर, 1 बाई 4 उधर, तो T1 बराबर आ जाएगा 3 बटे 4f। T1 बराबर 3 बटे 4f, ऐसा तो उत्तर है। ये देखिए T1 बराबर 3 बटे 4f मुझे मिला, और लास्ट वाला ये मिला। तो यही उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। T2 भी निकाल सकते हैं हम लोग, ऐसे कोई बड़ी बात थोड़ी ना। T2 के लिए ये वाले द्रव्यमान की कैलकुलेशन लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो T1 का मान आ गया, T3 का मान आ गया, T1 का मान आ गया, T2 भी इसी तरह से निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्या बोल रहा है, सवाल देखिए कितना प्यारा सवाल है। एक हवाई जहाज एक समान वेग के साथ ऊंचाई पर क्षैतिज रूप से उड़ रहा है। बहुत सही सर, इन्होंने ये कहा कि मेरे पास एक हवाई जहाज है और ये हवाई जहाज एक समान वेग के साथ ऊंचाई पर क्षैतिज रूप से उड़ रहा है। देखो एक समान वेग से उड़ रहा है और कैसे उड़ रहा है, क्षैतिज रूप से उड़ रहा है। सर वेलोसिटी हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट है ना। तो एक हवाई जहाज एक समान वेग के साथ ऊंचाई पर क्षैतिज रूप से उड़ रहा है, तो हवाई जहाज पे काम करने वाला शुद्ध बल बताइए, कितना नेट फोर्स होगा। पहली बात देखिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में समान वेलोसिटी के साथ उड़ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आने वाला एक्सेलेरेशन 0, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आने वाला फोर्स भी 0। तो क्षैतिज डायरेक्शन में कोई बल नहीं काम करेगा।
तो क्षैतिज डायरेक्शन में आगे की दिशा में शुद्ध बल, आगे की दिशा में ढिलत, हरा वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, ये भी ढिलत बच्चों। अगर बल ऊपर की ओर काम करता नेट फोर्स या नीचे की ओर काम करता तो ये क्षैतिज दिशा में नहीं उड़ रहा होता, ये या तो ऊपर की ओर जा रहा होता है या तो नीचे की ओर। भाई ऊपर की ओर काम करता तो हवाई जहाज ऊपर की ओर जाता रहा। तो लंबवत रूप से ऊपर की ओर शुद्ध बल काम करेगा, टोटली ढिलत, कोई बल नहीं काम करेगा, ये वाला भी ढिलत है। आंसर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, कोई बल नहीं। भाई आगे मोशन जरूर हो रहा है लेकिन आगे जो है वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो नेट फोर्स जीरो होता है, टोटल एक्सेलरेशन जीरो है ना। और लंबवत ऊपर लंबवत नीचे वाला बल भी जीरो ही होगा, क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर होता तो हवाई जहाज ऊपर जा रहा होता, क्षैतिज रूप से थोड़ी ना उड़ रहा होता, समझा ना। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। काफी बेहतरीन सवाल था। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 नंबर क्या है। एक सोता हुआ कुत्ता, वैसे कुत्ता सोता तो नहीं है लेकिन आगे भी पढ़ते देख लेते। एक सोता हुआ कुत्ता 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान तौर से दौड़ना शुरू करता है। मतलब एक कुत्ता है, चलो कुत्ते को हम ए कह देते हैं। कुत्ता जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड के सोता हुआ कुत्ता है, इसलिए प्रारंभिक वेलोसिटी जीरो, और कितना एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से दौड़ना शुरू करता है। ये कुत्ता है, ए मतलब कुत्ता, ठीक है। फिर बोला जा रहा है जब एक खरगोश इसे सीधे संकीर्ण मार्ग में पार करना करता है और 36 मीटर ट्रैवल करने में, यानी इसके बदल से खरगोश निकला, इसके बदल से खरगोश निकला है ना, और यह 36 मीटर कवर करने के बाद खरगोश को पकड़ता है। वाह भाई वाह। यानी यहां से बताइए खरगोश जो है ना, खरगोश के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा, खरगोश की वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, लेकिन ये खरगोश को कितने मीटर दूर जाके पकड़ता है सर? 36 मीटर दूर जाके पकड़ता है बच्चों। कुत्ता खरगोश को 36 मीटर दूर जाके पकड़ता है। खरगोश के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। फिर क्या बोला जा रहा है? अंतिम सेकंड में कुत्ते द्वारा चली गई दूरी, कुत्ते द्वारा अंतिम सेकंड में चली गई दूरी। तो पहले बताओ तो कितना सेकंड में पकड़ेगा, पहले ये तो बताओ कितना सेकंड में पकड़ेगा। तो हालांकि मुझे खरगोश के बारे में ना भी कुछ पता हो तब भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 36 मीटर मुझे दे दिया, 36 मीटर दूर जाके पकड़ता है। तो आप एक काम करिए, गति का दूसरा समीकरण लगाइए, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और ये समीकरण सिर्फ और सिर्फ कुत्ते के लिए लगाया जा रहा है, किसी और के लिए नहीं। तो कितने मीटर दूर पकड़ रहा है सर? ये पकड़ रहा है जाके 36 मीटर दूर। प्रारंभिक वेलोसिटी जीरो है, इसलिए हाफ ए टी वैल्यू 2 और समय टी स्क्वायर, ये देखो। तो आप मुझे बताइए यहां से अगर मैं टी निकालना चाहूं, टी कितना आएगा? तो 2 से 2 कैंसिल, तो 36 का अंडर रूट 6। सर 6 सेकेंड बाद, सर 6 सेकेंड बाद कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा, लेकिन इन्होंने ये नहीं पूछा कितने सेकेंड बाद। अंतिम सेकेंड में कुत्ते द्वारा चली गई दूरी। तो बच्चों अंतिम सेकेंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला एस टी बराबर होता है u प्लस हाफ ए, और आगे होता है बच्चों 2t माइनस 1। बताइए यही होता है ना, u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, ये होता है। प्रारंभिक वेलोसिटी जीरो, कोई मतलब ही नहीं, कुत्ता की बात हो रही है। हाफ ए एक्सेलरेशन तुम्हारा 2 है, और बच्चों यहाँ 2t माइनस 1 है, और अंतिम सेकेंड कहा है 6 सेकेंड में पकड़ रहा है, 6वां सेकेंड अंतिम सेकेंड होगा। तो 6 दूनी 12 माइनस 8, 6 दूनी 12 माइनस 8 11 हो जाएगा। तो फाइनली सॉल्व करके देखिए, 2 से 2 कैंसिल, तो अंतिम सेकेंड में चली दूरी 11 मीटर होगी। ये सवाल का सही उत्तर होगा, ठीक है। तो सवाल बड़ा चौकस था यार, मजा आ रही है सवाल को सोल्व करने में, है ना। ठीक ठाक दिमाग लगा लिया इस सवाल ने, और जानबूझ के खरगोश दे दिया। खरगोश का कोई मतलब ही नहीं था, है ना। तो फालतू में हम लोग खरगोश के चक्कर में पड़ जाएंगे, और खरगोश के बारे में कुछ ही भी नहीं पता चलेगा। सवाल देखिए 37वां नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इनर्शिया। इनमें से बताइए सबसे ज्यादा जड़त्व किसके पास है। तो बच्चों जब जड़त्व की बात आती है, बताइए सबसे ज्यादा जड़त्व किसके पास है। तो याद रखना, जिसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है, जो सबसे ज्यादा भारी होता है, उसका पास जड़त्व भी सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है ना। तो अब मुझे बताइए परमाणु, अणु, रुपए, सिक्का, गेंद, इनमें से कौन सबसे ज्यादा भारी है। तो सिक्का तो हमने भारत में अभी छोटे ही चलते हैं, गेंद, क्रिकेट बॉल थोड़ा भारी होगी, तो ये भारी है, इसीलिए इसका जड़त्व तो सबसे ज्यादा होगा। तो जड़त्व के मामले में क्रिकेट बॉल जीत जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 38। यदि किसी वस्तु पर लागू बल 2 गुना हो जाए, यदि किसी वस्तु पर लागू बल बच्चों 2 गुना हो जाए, इन्होंने कहा बल को सर डबल कर दो, मैंने कहा ठीक। फिर इन्होंने क्या बोला, और द्रव्यमान आधा हो जाए, द्रव्यमान आधा हो जाए, ये देखिए, तब त्वरण का अनुपात क्या होगा। चलो लग जाएगा।
तो एक बात मुझे बताइए, पहले त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? सर त्वरण का मतलब होता है F/m, ये होता है। इन्होंने कहा फोर्स को डबल कीजिए, द्रव्यमान आधा कीजिए। बच्चों मैंने फोर्स को डबल कर दिया इसलिए 2 गुना, द्रव्यमान को आधा किया इसलिए 8/2, नीचे है द्रव्यमान इसलिए नीचे 8/2, 2 ऊपर चला जाएगा और जैसे ही 2 ऊपर चला जाएगा तो अनुपात जो मुझे मिल जाएगा वो 4:1 का मिल जाएगा, है ना। तो त्वरण का अनुपात कितना होगा? तो 4:1। अच्छा त्वरण, अब इन्होंने देखो, अब लाइन कितनी गड़बड़, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इट्स एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन का अनुपात क्या होगा? थोड़ा इनको क्लियर कर देना चाहिए, तब पहले वाला एक्सेलेरेशन की बाद वाला एक्सेलेरेशन, है ना। अब देखो सर इफेक्ट के अनुसार मैंने कहा कि एक्सेलेरेशन 4 गुना हो जाएगा, तो इसका मतलब बाद वाला एक्सेलेरेशन जो A2 होगा सर वो पहले वाले एक्सेलेरेशन का 4 गुना हो जाएगा, ऐसा। तो ठीक, इफेक्ट तो 4 गुने का पड़ा, तो नया एक्सेलेरेशन 4 गुना हो जाएगा। अब इन्होंने पूछा इसके त्वरण का अनुपात क्या होगा, त्वरण का अनुपात क्या होगा? तो आप सीधा सीधा बोलिए कि त्वरण का अनुपात तो प्रारंभिक अनुपात अंतिम पूछा जाता तो आपको बताना है 8:4, अंतिम अनुपात प्रारंभिक पूछा जाता तो आपको बताना है 4:8। थोड़ा सा ये लैंग्वेज के मिस का सवाल है, वैसे इसका आंसर मैं ऑप्शन नंबर सी लगा देता हूं, क्योंकि प्रारंभिक से अंतिम वाला बता देता हूं कि ये अनुपात पूछा गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। एक गेंद पकड़ने पर एक क्षेत्र रक्षक अपने हाथों को पीछे की ओर घुमाता है। देखो होता क्या है, जब कोई भी बॉल खिलाड़ी ऐसे पकड़ता है ना तो अपने हाथों को ऐसे पीछे की ओर करता है नहीं करता? तो बोला जा रहा है कि इसके पीछे की अवधारणा क्या है? बच्चों जब भी कभी खिलाड़ी बॉल को पकड़ता है ना तो अपने हाथों को ऐसे पीछे करता है, उसका पता है रीजन क्या है? देखो आपको पता है F बराबर होता है m × a और a की जगह होता है ΔV/ΔT होता है। तो आप मुझे बता दीजिए, जब खिलाड़ी जो है अपने बॉल को ऐसे पकड़ता है पीछे की ओर करता है तो पता है क्या होता है? सर वो पकड़ने का समय बढ़ाता है, वो बॉल को पकड़ने का समय बढ़ा देता है बच्चों, और समय बढ़ा देता है तो उसके हाथ पे लगने वाला फोर्स कम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। अच्छा इन्होंने ऐसा कुछ दिया ही नहीं दिया। न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व का नियम इस तरीके से बोला है, हरा। तो क्या इसका सही आंसर होना चाहिए? अरे ये तो एक्सप्लेन हुआ है न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। अरे ये कौन सा नियम लगाया तुमने? ये दूसरा नियम लगाया है ना, तो आंसर नंबर जाएगा सेकंड के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। जब एक लटकते हुए कालीन को छड़ी से पीटा जाता है, देखो जैसे कि आप मम्मी कभी आपके घरों में जब सफाई करती हैं तो ऐसे कालीन या चटाई तो ऐसे रजाई तो ऐसे लटका देती है और ले धड़ाधड़ सोते रहती है, तो होता क्या है कि वहां से धूल मिट्टी बाहर हो जाती है। एक्चुअली में ये एग्जाम्पल काम करता है न्यूटन के पहले नियम से। न्यूटन का पहला नियम यही बात को कहता है कि वो अपने गति में परिवर्तन का विरोध करता है, हरा, स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। अगर कोई वस्तु चल रही थी तो वो चलती रहना चाहती है। बेचारा वो धूल का कण आपकी कालीन में लिपटा हुआ था, मम्मी ने मारा तो कालीन तो इधर उधर हो जाती है, लेकिन धूल का कण हट जाता है, बेचारा वो स्थिर रहता है, धूल का कण स्थिर रहता है, कालीन इधर उधर हो जाती है। इधर देखिए 41 नंबर। जब एक फायरमैन एक नली से पाइप पर पानी की शक्तिशाली धारा को निर्देशित करता है तो नली तो पीछे की ओर चला जाता है। अच्छा देखो, आप देखो जब भी कभी पाइपलाइन में ऐसा होता है, जैसे कि मैं अपने हाथ में एक मोटी सी पाइपलाइन पकड़े हूँ, जैसे कि पानी निकल रहा है, तो होता क्या है जब मोटी सी पाइपलाइन में पकड़ूंगा पानी निकलेगा तो पानी बहुत तेज आगे निकलता है, तो मैं कहाँ चला जाता हूँ? पीछे। एक्चुअली में ये डिपेंड करता है एक्शन और रिएक्शन न्यूटन के थर्ड नियम से। रॉकेट, धुआं पीछे, रॉकेट आगे। पाइप को पकड़े थे, पानी आगे, तुम पीछे हैं। गोली चलाइए, गोली आगे, बंदूक पीछे। तो ये सब किससे बैलेंस्ड होता है? ये सब न्यूटन के तीसरे नियम से बैलेंस होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, मतलब फोर्थ ऑप्शन है, थर्ड लॉ है। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर। जब कोई वस्तु स्थिर क्षैतिज सतह पर खड़ा होता है, जब कोई वस्तु स्थिर क्षैतिज सतह पर खड़ा होता है, जैसे कि मान लीजिए ये स्थिर क्षैतिज सतह है, जब कोई वस्तु स्थिर क्षैतिज सतह पर खड़ा होता है तो उस पर जमीन द्वारा लगाया गया बल उसके सामान्य बल के बराबर और विपरीत होता है। एकदम सही है। जमीन द्वारा जो रिएक्शन होती है वो उसके डब्ल्यू के बराबर होता है, क्योंकि ये सतह पूरी तरह से स्थिर है, बराबर होता है। एकदम सही सर, ये एकदम सही। न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया और, हाँ यही तो है रीजन, प्रत्येक क्रिया और विपरीत। एकदम सही है सर, ये तो दोनों बातें सही है और रीजन भी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। कथन 1 सत्य, कथन 2 भी सत्य और सही रीजन है। भाई ये बराबर क्यों होता है? क्योंकि न्यूटन चच्चा कह रहे थे कि प्रत्येक एक्शन और रिएक्शन आपस में बराबर हो रही भाई,
है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में कौन सा तथ्य न्यूटन के तीसरे नियम से के लिए सही है? न्यूटन के तीसरे नियम के लिए सही है। देखो, बल एक ही निकाय पर लागू होता है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। एक ही निकाय गलत है सर, देखो मैंने पहले भी कहा था, एक्शन और रिएक्शन पहली बात तो विपरीत दिशा में होते हैं और अलग अलग बॉडी पे काम करते हैं, या तो मैंने स्टेटमेंट में पहले बताया था। तो बल और निकाय विपरीत दिशा में लागू होता है, हाँ ये फिर भी सही है। जब बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ये उत्तर सही है ऑप्शन नंबर सी, कि बल जो है अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है ना, याद कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इन्होंने बोला कौन सा कथन गलत है। पहला देखिए, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका मिलता है। बस चल रही थी, बस अचानक रुकी तो आपका शरीर कहा जाता है आगे पीछे, गलत है सर। एक व्यक्ति चलती हुई बस से कूदता है तो वह गिर जाता है, ये तो एकदम सही है। बस चलती हुई है तो एक चलती हुई बस से कूदेगा तो वो गिर तो जाएगा ही जाएगा। एक घूर्णन करता हुआ पंखा बंद हो जाता है तो यह कुछ समय तक घूमता रहता है, ये तो एकदम सही है। जब एक बस अचानक से रुकती है तो बस में एक यात्री आगे की ओर झुक जाता है, एकदम सही है। बच्चों इन्होंने सही नहीं पूछा था, इन्होंने पूछा था गलत, तो मुझे गलत वाला उत्तर ऑप्शन नंबर ए मिला, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले कई बार सवाल आ जाते, हम एक एक पोर्शन को पकड़ लेते चलेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। मतलब सिलेबस का कंटेंट इतना बढ़िया रहेगा, हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जैसे कि आप देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को एक्सप्लेन करता है? पहले नियम को, जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमा होना शुरू हो जाती है। क्या ये पहला नियम है? अगर पैडल चलाना बंद कर दे तो साइकिल धीमा होना शुरू हो जाती है। सर ये तो घर्षण की वजह से होता है। तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ते समय ये न्यूटन का सेकेंड नियम है भैया। जब बस अचानक रुकती है तब यात्री पीछे की ओर झटका लगता है। अचानक से रुकती है, अरे नहीं यार, जब बस अचानक से रुकती है तो यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। पीछे की ओर थोड़ी ना झटका लगेगा, आगे की ओर लगेगा। सर ये गलत है। रॉकेट का लॉन्च करना ये थर्ड नियम है, नहीं भाई, फिर हम लोग आंसर नंबर ए ही देंगे इसका, और तो उत्तर ही नहीं है। जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल क्या हो जाती है? धीमे। ये न्यूटन के पहले नियम से कैसे हो सकता है? हरा पैडल चलाना, हाँ ठीक है, मोशन का कह सकते हो विरोध कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बाकी और कोई ऑप्शन उसके आसपास नहीं है ना यार, ये तो टोटली गलत है। ये वाला न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है, ये थर्ड लॉ होता है। ऑप्शन नंबर ए लगाइए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के तृतीय नियम की व्याख्या करता है? रॉकेट का लॉन्च करना, हाँ ये एकदम सही बच्चों, ये तो न्यूटन का तीसरा ही नियम है, ये तो न्यूटन का तीसरा ही नियम है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। ये आए वो सवाल है रेलवे में पिछली बार, ये एनटीपीसी का सवाल था। एक्चुअली में एनटीपीसी में इतने हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आते, हार्ड रही आसान है, लेकिन एनटीपीसी का न्यूमेरिकल है। एक स्थिर बल 10 किलोग्राम की वस्तु पर 2 सेकंड की अवधि के लिए लगाया जाता है। एक स्थिर बल 10 किलोग्राम की वस्तु पर 2 सेकंड की अवधि के लिए लगाया जाता है। ये 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड कर देता है। यदि बल 5 सेकंड की अवधि के लिए लगाया जाता तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होता? ठीक है, देखो बहुत ध्यान सुनना सर। वस्तु का द्रव्यमान तो देखो सर 10 किलोग्राम है, लेकिन जब यह बल 2 सेकंड की अवधि के लिए लगाया जाता है तब वस्तु के वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड कर देता है। तो मेरे भाई यहां से तुम एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। कैसे? सर चेंज इन वेलोसिटी 5 से 10 हुआ, यानी 5 मीटर पर सेकंड बढ़ा, कितने समय में बढ़ा? 2 सेकंड में। भाई चेंज इन वेलोसिटी बटे समय, ये तुम्हारा क्या आ गया सर? ये तुम्हारा आ गया एक्सेलरेशन। बच्चों बल निकालना होता तो बल भी पता चल जाता, इन दोनों का द्रव्यमान और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बल पता चल जाएगा। तो बल पता चल जाएगा 25 न्यूटन। सर बल का मान 25 न्यूटन होगा, है ना। फिर इसके साथ साथ आपको एक और बात पता करनी है। बात ये पता करनी है कि यदि बल 5 सेकंड की अवधि के लिए लगाया जाता तो बताइए अंतिम वेग क्या है? तो 5 सेकंड की अवधि के लिए अंतिम वेलोसिटी पूछ रहा है, तो प्रारंभिक वेलोसिटी इंटू 80 प्लस 80 ऐसे कर दो। प्रारंभिक वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन तुम्हारा 2.5 का है, और समय टी कितना है? सर समय टी 2 सेकंड। ये देखिए अंतिम वेलोसिटी यहां पर 10 मीटर पर सेकंड आ गई, सवाल हो गया हमारा गलत। 2 सेकंड के लिए थोड़ी ना है सर, बल कितने सेकंड के लिए लगा दिया? 5 सेकंड की अवधि के लिए लगा दिया, 5 इंटू 5 कीजिए, तो 5 यहां
और 12.5 ये, तो फाइनली बताइए 5 सेकंड की अवधि के लिए लगाया जाता तो 17.5 मीटर पर सेकंड, ये सवाल का सही आंसर होता। अरे एक ऑप्शन छूट गया है शायद, एक डी ऑप्शन और था। डी ऑप्शन था कि लागू बल 25 न्यूटन होगा और अंतिम वेलोसिटी 17.5 मीटर पर सेकेंड होगी, ये भी एक ऑप्शन था ना। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो डी वाले उत्तर के साथ जा रहा है। ये छूट गया है लिखने में या फिर कट करने में, थोड़ा सा इधर उधर हो गया। चलो इसके बाद ये हमारा अगला लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और ये क्वेश्चन बड़ा सटीक क्वेश्चन है। हालांकि मैंने अभी इस वाली क्लास में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझेंगे। डिटेल में क्या है, देखो एक ट्रक और एक कार समान वेग से गतिशील है, समान ब्रेक बल लगाने पर दोनों कुछ दूरी जाकर रुक जाती है। तो तुम्हें बताना होता है कि ट्रक और कार में से कौन ज्यादा दूरी पर रुकेगा, कौन कम दूरी पर रुकेगा। कई बार ये ट्रक और कार ना होके ट्रक और ट्रेन हो जाते हैं, है ना। कई बार मोटरसाइकिल और कार हो जाते हैं, यानी एक हल्का साधन एक भारी साधन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो इस तरह के सवालों में सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा होगा जब वेग समान है, जब वेग समान हो, कई बार ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा जब गतिज ऊर्जा समान हो, जब गतिज ऊर्जा समान हो। बच्चों ध्यान से समझना और ध्यान रखना, जब भी कभी तीसरा स्टेटमेंट ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है जब संवेग समान हो। मतलब एक कार थी एक ट्रक थी और उनको हमने या तो वेग समान या तो गतिज ऊर्जा समान या तो संवेग समान होने पर रोका, जिनका पहले वेग समान फिर गतिज ऊर्जा फिर संवेग समान रोका, तो कौन जो है ज्यादा दूरी पर रुकेगा, कौन कम दूरी पर। तो बच्चों मैं इसका कॉन्सेप्ट बता दूं आपको। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी कभी हम लोग किसी भी वस्तु को रोकते हैं तो उसके पास होती है उसकी गतिज ऊर्जा। अब बच्चों गतिज ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा को हम लोग टे कह देते हैं, उसके पास जो गतिज ऊर्जा टे होती है उसका जो परिवर्तन है वो पूरी तरीके से घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर हो जाता है। और घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य का मतलब घर्षण बल इंटू विस्थापन। तो यहां पर हम लोगों को थ्योरम लगानी पड़ेगी, वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, यानी बल गुणे विस्थापन हो जाएगा। तो अगर गतिज ऊर्जा समान है यानी गतिज ऊर्जा कांस्टेंट है, और तुमसे यह भी कह देगा कि मंदक बल या घर्षण बल कांस्टेंट है, तो बच्चों x भी तुम्हारा कांस्टेंट ही आ जाएगा। और जब x कांस्टेंट आ जाएगा तो चाहे कार हो या फिर ट्रक हो, दोनों के द्वारा चली गई दूरी बराबर होगी। तो सवाल में जब भी कभी गतिज ऊर्जा को कांस्टेंट बोला गया हो, सवाल में जब भी कभी गतिज ऊर्जा को कांस्टेंट बोला गया हो तो याद रखिएगा कार और ट्रक द्वारा चली गई दूरी बराबर होती है। लेकिन सवाल की लैंग्वेज पढ़िए, सवाल में किसको समान बोला गया है, वेग को समान बोला गया, गतिज ऊर्जा नहीं। तो इसका मतलब दोनों समान दूरी तय करेंगे, ये वाला ऑप्शन गलत है सर, है ना। चलो अगला देखिए सर, इस बार जो है ना मैं वेग को समान करके निकाल लेता हूं। अच्छा, वेग को समान किया जाए तो क्या करना पड़ेगा, तो वेग को समान करने के लिए यहां जो गतिज ऊर्जा है ना सर, यहां सर जो गतिज ऊर्जा है, वेग को समान करने के लिए यहां जो गतिज ऊर्जा है उसका परिवर्तन डायरेक्ट मैं घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य F इंटू एच के बराबर कर दूं। प्रश्न के अनुसार वेग समान है, वेग कांस्टेंट, ये देखिए, और घर्षण बल को आगे कांस्टेंट बोला ही दिया जाता है। तो मेरे भाई बताओ H समानुपाती M, H समानुपाती M का मतलब क्या, जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसके द्वारा रुकने से पहले चली गई दूरी ज्यादा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा रुकने से पहले चली गई दूरी ज्यादा। तो कार और ट्रक में ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा होता है, इसलिए ट्रक द्वारा चली गई दूरी कार से ज्यादा होगी, इसलिए ट्रक द्वारा चली गई दूरी कार से ज्यादा होगी बच्चों। तो इन्होंने देखो लास्ट में देखो ये भी लिखा होता है समान ब्रेक बल, इसीलिए तो मैं बार बार जो है ना, इसीलिए मैं बार बार किसको कांस्टेंट मान ले रहा हूं, एफ को। ये देखो समान वेग वाला सवाल था, ट्रक ज्यादा दूरी तय करेगा, तो समान वेग वाला सवाल था, ट्रक ज्यादा दूरी तय करेगा, कार कम दूरी तय करेगा। ट्रक विराम में आने से पूर्व कम, गलत हो गया, कार विराम में आने से पूर्व कम, ये सही है। ट्रक ज्यादा कार कम। देखो सेम तरीके से समान संवेग वाला बोलते हैं, संवेग समान है, तो संवेग समान है तो गतिज ऊर्जा का अब आपको फॉर्मूला खोलना पड़ेगा संवेग वाला, यानी p² डिवाइड बाई 2m, और बच्चों यहां पर करना पड़ेगा f इंटू एक्स। तो यहां पर संवेग तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, घर्षण बल कांस्टेंट हो गया, तो द्रव्यमान x देखो द्रव्यमान के विद्युमानुपाती हो गया, x द्रव्यमान के विद्युमानुपाती हो गया, यानी जहां द्रव्यमान ज्यादा उसके द्वारा चली गई दूरी कम,
इसका मतलब इस बार ट्रक द्वारा चली रही दूरी कम होगी और कार द्वारा चली रही दूरी ज्यादा होगी। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन का ये तीनों आंसर पॉसिबल है, बस आपको ये देखना होता है कि सवाल में समान किसको बोला गया है, समान संवेग बोला गया है कि समान गतिज ऊर्जा बोला गया है कि समान जो है वेग बोला गया है, समझे ना। तो ये आज का बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था बच्चा, और मैंने उसकी पूरी एनालिसिस बताई। तो फिलहाल इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो बच्चों न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे मैंने लगभग 48 क्वेश्चन ही लिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन मैं काइनेमैटिक्स में सॉल्व कर ही चुका हूं, है ना। और इसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी में एक छोटा सा चैप्टर और आपको पढ़ना है, प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि वो इंजीनियरिंग का ही चैप्टर होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे ही खत्म हो जाएगा वैसे यहाँ से यहाँ वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और आप लोग सब लोगों को पीडीएफ इसके बगल में असाइनमेंट वाले ऑप्शन में मिल जाएगी, और बगल में रेटिंग जरूर करिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।